नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब जुड़ जाइए मेरे साथ। आज आरंभ करते हैं हमारा कल का वही प्रकरण जिसे शुरुआत दी जा चुकी है दोस्तों। हम बात कर रहे थे संधि और संधि के प्रकारों की। हम बात कर रहे थे संधि और संधि के प्रकारों की। आज की कक्षा में इस कक्षा में आज के इस सेशन के दौरान हम बात करेंगे स्वर संधि के प्रकारों पर। किस पर बात करेंगे मित्रों? स्वर संधि के प्रकारों पे बात करेंगे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होंगी और उनके उदाहरण क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, संधि की सैर को आरंभ करते हैं। मेरे साथ में जुड़ जाइए मेरे साथ संधि पे। ध्यान दीजिए दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे स्वर संधि के प्रकार की। यह बिंदु कल आरंभ किया जा चुका है। स्वर संधि के प्रकार का जो बिंदु था वह आरंभ किया जा चुका है। और इस प्रकार को बताते हुए मैंने आपको बताया था क्या कि जो 11 स्वर होते हैं दोस्तों, जो ये 11 स्वर होते हैं जिसमें ए आ, लघु ई, लघु उ दीर्घ उ, लघु री, ए, ऐ, ओ और औ, इन 11 स्वरों की हम बात कर रहे थे क्या कि प्रत्येक स्वर अपने आप के साथ साथ शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करता है। एक एक बात को पुनः सुनना दोस्तों, प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ भी योग करता है और शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग करता है। और इसी दौरान हम ऐसे लेकर के रीतक के स्वरों का योग पढ़ चुके हैं दोस्तों। प्रत्येक स्वर स्वयं के साथ साथ शेष रहे सभी स्वरों के साथ भी योग करता है, अर्थात प्रत्येक स्वर खुद से भी जुड़ेगा और शेष रहे अन्य 10 स्वरों के साथ भी जुड़ता है। कुल स्वरों की संख्या जो कितनी होती है दोस्तों? 11। कुल कितनी होती है? 11। जैसे हम बात करें कि ऐसे भी जुड़ता है और शेष रहे 10 से भी योग करता है, इसी प्रकार से प्रत्येक स्वर को स्वयं के साथ साथ अन्य से जोड़ते हुए हमने री तक के जोड़ पढ़ लिए थे और हमारे पास 4 नाम आ चुके थे। जिसमें देखो ए और आ का, जिसमें ए और आ का ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ, अर्थात लघु ऊ और दीर्घ ऊ, लघु ई और दीर्घ ई तथा ए और आ, इनका आपस में योग करके दीर्घ स्वर में परिवर्तन किया था, जिसे हमने नाम दिया था दोस्तों कौन सा? दीर्घ संधि। इसी दौर में आगे बढ़े थे हम क्या कि जब ए और आ का ई बड़ी के साथ में ऊ दीर्घ ऊ और री के साथ योग हुआ था, उस दौरान हमने एक नाम निकाला था दोस्तों। संधि कौन सी आई थी? गुण संधि। कौन सी आई थी दोस्तों? गुण संधि आई थी। कौन सी आई थी? गुण संधि। उसके बाद ए और आ को ए ऐ और ओ औ से योग करा के क्रमशः ऐ और औ में विकार किया। इसे हमने नाम दिया था दोस्तों कौन सा? वृद्धि संधि। कौन सा नाम दिया था दोस्तों? वृद्धि संधि। उसके बाद ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री का योग असमान के साथ क्रमशः बदले थे य, व और रे। यहां तक की बात हमने की थी जिस संधि का नाम आया था दोस्तों कौन सा? यण संधि। यह बात हमने कर ली है। यह हमारा पूर्व ज्ञान से एक जोड़ने का हल्का सा माध्यम था कि हमने अब तक संधि में क्या पढ़ लिया। अब मैं बता देता हूं एक बार पुनः कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो इसका 5वां योग पढ़ेंगे और इन फिर सभी 5 योगों की परिभाषाएं और इनके उदाहरणों का हम आज बिल्कुल हल करेंगे। देखिए, जैसे यहां तक का योग हो चुका, अर्थात ए आ, ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ आपस में योग कर चुके हैं और शेष रहे अन्य सभी स्वरों के साथ भी योग कर चुके हैं दोस्तों। आज आरंभ होगा कौन सा? आज आरंभ होगा क्या कि ए ऐ और ओ औ का योग अन्य के साथ। कौन सा दोस्तों? ए का योग होगा, एक ऐ का योग होगा, एक ओ का योग होगा और एक औ का योग होगा। ये 4 स्वर और रहे हैं, इन सभी को भी हम 11 स्वरों के साथ योग करेंगे। आपके सभी कमेंट्स का जवाब मैं क्लास खत्म होने से पहले दे दूंगा मित्रों। जिस भी मेरे विद्वान साथी ने अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रखा था वो देखे जा चुके हैं और उन सभी के आंसर मैं क्लास के अंत में दूंगा। तब तक आप जरा ध्यान लगा के इसे देखिए, क्या पता आपके प्रश्न इसी सेशन में आपको हल रूप में मिल जाए। मित्रों लगातार बने रहिए। बात कर रहे हैं क्या? ए ऐ ओ और औ की। इन 4 स्वरों का योग भी जिस प्रकार से हमने ऐसे रीतक के स्वरों का योग स्वयं तथा अन्य से किया, ठीक उसी प्रकार से यहां भी ध्यान दीजिए
मैं सबसे पहले बात करूंगा ए के बाद कोई भी स्वर हो। ध्यान देना मित्रों, इसके ठीक पहले की कक्षा में हमने जहां छोड़ा था, मैं उसके ठीक आगे का भाग शुरू कर रहा हूं। उसके ठीक आगे का भाग शुरू कर रहा हूं क्या, कि यदि ए का योग किसी भी स्वर से हो, यहां पर कोई भी स्वर लिख रहा हूं दोस्तों, कोई भी स्वर का मतलब 11 में से कोई भी हो सकता है, चाहे ए के बाद में ए ही क्यों न हो। यदि ए का योग किसी भी स्वर से होता है दोस्तों, तो ए के स्थान पर बदलाव होता है क्या, अयय। क्या होता है दोस्तों, अयय होता है। अब यह बात हमें पता तो है कि ए के स्थान पर विकार के रूप में अयय बनेगा। ए के स्थान पर विकार के रूप में क्या बनेगा दोस्तों, अयय बनेगा। जानने की बात यह नहीं कि अयय बनेगा, जानने की बात यह है कि अयय ही क्यों बनेगा। कारण जानिए मित्रों, देखिए अभी अभी हमने जाना है क्या, कि ए और लघु ई को जोड़ते हैं, गुण संधि में क्या बनता है मित्रों, ए बनता है। जब उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने आपको वर्णों का वर्गीकरण बताया, उस समय भी हमें ए का उच्चारण स्थान निकालना था। ए का उच्चारण स्थान निकालना था। उस समय मैंने चर्चा की थी, उस समय मैंने चर्चा की थी क्या, कि ए और ई के जुड़ने से ए बनता है। ए और ई की मात्रा यदि जोड़ देंगे तो ए की मात्राएं पता लग जाती हैं, और ए और ई का स्थान जोड़ देंगे। ए और ई का स्थान जोड़ करके हम क्या करते हैं दोस्तों, ए का उच्चारण स्थान निकालते हैं। ए का उच्चारण स्थान निकालते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जहां ए लिखा जाए वहां ए योग ई लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है मेरे मित्रों, मेरा कहने का आशय यह है कि जो ए बनता है गुण संधि में, ए कौन सी संधि में बनता है दोस्तों, गुण संधि में ए जो बनता है, ये ए बनता है ए के साथ यदि ई का योग हो। अर्थात ए स्वर के साथ यदि ई स्वर का योग होता है दोस्तों, तो क्या बनता है, ए बनता है। अब ए और ई के जुड़ने से ए बनता है, तो ए और ई स्वर की मात्राएं जोड़कर हम ए की मात्रा का पता लगा सकते हैं। ए और ई का स्थान जोड़ करके हम ए का उच्चारण स्थान भी पता लगा सकते हैं। तो हमें यह चीज तो पता चल चुकी कि हम चाहे तो ए लिखें और चाहे तो ए के स्थान पर ए योग ई लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात अब बताऊंगा। क्या आप मुझे बताएं, क्या इस चीज को समझने के बाद मैं ये कह सकता हूं या नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि नहीं, कि ए प्लस कोई भी स्वर, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपको कारण बता रहा हूं मित्रों कि ए के स्थान पर अयय ही क्यों बना। इस बात से हमें अवगत होना है कि ए के स्थान पर अयय ही क्यों लिया। ध्यान दीजिए, इसको मैं यह भी तो लिख सकता हूं कि ए योग ई और उसके बाद कोई भी स्वर। कुछ समझ में आया दोस्तों? जिस प्रकार से गणित विषय में हम संख्याओं के टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर वही मान प्राप्त हो जाए, जैसे हम बोलते हैं कि 5 बराबर 2 प्लस 3 होता है, तो जहां हमें 5 लिखना हो वहां 2 योग 3 लिखा जा सकता है। वही तरीका मैंने यहाँ लिखा है, वही तरीका मैंने यहाँ लिखा है। क्या कि ए के साथ में कोई भी स्वर हो, ये देखिए ए के साथ में कोई भी स्वर हो, तो मैं ए के स्थान पर अय क्यों बना रहा हूं, इस कारण से आपका परिचय करा रहा हूं। ए के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, ए योग ई। क्यों लिखा, क्योंकि ए और ई के जुड़ने से क्या बनता है, ए बनता है दोस्तों। और अभी अभी हमने जाना कि ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो यण संधि में ई किस में बदलता है मित्रों, ये में, और ए का क्या रहेगा, ए ही रहेगा। अर्थात हमारे पास दो पद, दो वर्ण आ चुके, ए और ये, इन दोनों को जोड़ के क्या लिखा जा सकता है, अय लिखा जा सकता है दोस्तों। यह बात आपके समझ में आई क्या, यह बात आपके समझ में आई क्या? एक बार अपना थम्स अप कीजिए ताकि मैं अवगत हो सकूं। बिल्कुल, अब मुझे आप बताएं कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मित्रों। एक बार आप मुझे बताएं कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मित्रों। मैंने क्या कहा, ए के बाद कोई भी स्वर यदि योग करता है मित्रों, तो ए के स्थान पर क्या बनता है, अय बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अय बनता है। यह अय क्यों बना, इसका कारण आपके सामने मैंने रखा है। क्या कि ए बनता है ए और ई के जुड़ने से गुण संधि में, ए बनता है ए और ई के जुड़ने से गुण संधि में, तो ए का तो ए हो गया, और ई के बाद कोई भी स्वर आता है तो ई किस में बदलता है, यण संधि के अनुसार ये में बदलता है दोस्तों। तो ए और ये को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अय बनेगा। यह बात हमें पता चल चुकी है दोस्तों, यह बात हमें पता चल चुकी है कि ए के स्थान पर अय ही क्यों आया, ए के स्थान पर अय ही क्यों आया। बिल्कुल, अब मैं समझ गया दोस्तों कि यह बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी, मैंने रिपीट भी कर दिया है इस बात को। ध्यान दीजिए, अब अपने बिंदु पे आते हैं हम दोस्तों। क्या
कि ए के बाद कोई भी स्वर का योग हो, 11 में से कोई भी स्वर का योग हो, ए के बाद यदि कोई भी स्वर का योग हो दोस्तों, तो ए के स्थान पर क्या बनता है, तो ए के स्थान पर क्या बनता है मित्रों, ए के स्थान पर बनता है अय। और अय ही क्यों बना, इस बात को पढ़ करके हम बहुत अच्छे से ये चीज जान सकते हैं। अब देखिए आगे बात करता हूं, क्या कि यदि यदि अय के बाद कोई भी स्वर हो, अय के बाद यदि कोई भी स्वर हो, तो अय के स्थान पर क्या होगा, अय के बाद कोई भी स्वर हो। यह चीज तो आपको पहले से पता चल चुकी होगी दोस्तों कि पहले पद का तो अय बना दिया, और इस जो भी आगे असमान स्वर रहेगा या कोई भी स्वर रहेगा उसकी यहां पर क्या आ जाएगी दोस्तों, मात्रा आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर यह वर्ण स्वर रहित है, यहां पर यह वर्ण क्या है दोस्तों, स्वर रहित है। इस पूरी लाइन को एक बार वापस से सुनिए, इस पूरी बात को मैं एक बार पुनः दोहरान कर देता हूं, क्या कि यदि ए के बाद कोई भी स्वर योग करता है, ए के बाद यदि कोई भी स्वर योग करता है दोस्तों, तो ए के स्थान पर क्या बन जाता है अय, और जो भी आगे कोई भी स्वर रहेगा उसकी इस ये वर्ण पे क्या लगा दूंगा मैं, मात्रा लगा दूंगा दोस्तों। क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे। उसके बाद आता है कौन सा, अई। अई के बाद कोई भी स्वर हो, अर्थात यहां भी चाहे 11 में से कोई भी हो, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, तो अई के स्थान पर हमें क्या बनाना है दोस्तों, अई के स्थान पर क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय बनेगा। क्यों, ये गुण स्वर था, ये वृद्धि स्वर था। अंतर करने के लिए ऊपर मात्रा के रूप में एक संकेत लगा रहे हैं, तो अय और आय में भी देखो अंतर करने के लिए एक की जगह क्या कर दिया, आ, और बाकी वैसा का वैसा लिख दिया। अर्थात अगर ए के बाद कोई भी स्वर योग करता है तो दोस्तों ए बनता है अय में, और अय बनता है दोस्तों आय में। अय बदलता है आय में, ए के स्थान पर अय और अय के स्थान पर आय बनता है मित्रों। अब बात आती है किसकी, ओ की। अगला जो स्वर है हमारे पास कौन सा है, ओ। क्या कि ओ का योग, ओ का योग यदि किसी स्वर से हो, ओ का योग यदि किसी भी स्वर से हो, तो ओ के स्थान पर क्या बनता है दोस्तों, ध्यान देना, ओ के स्थान पर बनता है अव। क्या बनता है, अव। और जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाएगी, मात्रा। एक बार आप जरा सा इधर यह भी ध्यान दीजिए कि ओ के स्थान पर अव ही क्यों बना। यही बात जो गुण संधि में हमने जाना था, क्या ओ का योग होता है ए और उ से, या मैं कहूं ओ का जो निर्माण होता है वह किससे होता है गुण संधि में, ए के साथ जब, ए के साथ जब उ स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है मित्रों, ओ बनता है। और हमें पता है ए का तो ए, और यण संधि में उ का क्या बनता है दोस्तों, वह बनता है। अर्थात ए योग वह को हम क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। यह वाली बात आपके समझ में आई क्या, कि ओ के बाद कोई भी स्वर योग करता है मित्रों, तो ओ के स्थान पर क्या बनता है, अव बनता है। क्या बनता है, अव बन जाता है। और कोई भी जो स्वर होगा उसकी हम क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे। अंत में आता है आपके कौन सा, औ। और औ के बाद में कोई भी स्वर हो, औ के बाद में कोई भी स्वर हो दोस्तों, तो जहां अभी हमने देखा कि ए और ऐ का परिणाम जो था इसमें अंतर कहां है, एक मात्रा का। ए की जगह क्या कर दिया, आ, तो वही वाली बात यहां भी ए की जगह क्या कर देंगे, आ, बाकी वैसा का वैसा। अर्थात औ के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों, यहां बना अव तो यहां बनेगा आव, और जो भी कोई रहेगा असमान आगे या समान रहेगा उसकी हम यहां पर क्या लगा लेते हैं, मात्रा लगा देते हैं दोस्तों। क्या लगा देते हैं, मात्रा लगा देते हैं। अब पूरी बात सुनिए, अब पूरी बात समझिए। सर शब्दकोश में ओ स्वर का निर्धारण कैसे करें, सर हिंदी कोश में विदेशी स्वर ओ नहीं आता, ये विदेशी स्वर है, विदेशी शब्दकोश में होगा। हिंदी शब्दकोश में केवल हिंदी भाषा के वर्णों का ही स्थान पता लगता है मेरे मित्र, विदेशी शब्दों का स्थान पता नहीं लगेगा। ये अंग्रेजी का है और ये अंग्रेजी शब्दकोश में मिलेगा। आप एक बार अपना प्रश्न करने से पहले अपने आप को जांचें कि मैं पूछना क्या चाहता हूं, पूछ क्या रहा हूं मेरे दोस्तों। आपका प्रश्न सही होना चाहिए, उसका सही जवाब मिलेगा। ध्यान दीजिए, वापस से बिंदु पे आइए। हम बात कर रहे हैं क्या कि ए, ऐ, ओ और औ का योग जिस प्रकार से इनके पहले वाले स्वरों को हम सभी स्वरों से जोड़ चुके थे, ठीक उसी प्रकार से ए, ऐ और ओ, औ का योग भी हम सभी से कर रहे हैं। तो ए का योग किसी भी स्वर से होता है तो ए के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों, अय। ए के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों, अय बनेगा। क्या बनेगा, अय। अय के स्थान पर क्या बनेगा, आय। ओ के स्थान पर क्या बनेगा, अव। और औ के स्थान पर क्या बनेगा, आव बनेगा। ये अय, आव, अव और आय बने, क्यों बने, इसका कारण भी हमें पता चल चुका है। और जो भी आगे रहेगा उस स्वर की इन पर क्या लगा दी जाती है, मात्रा लगा दी जाती है दोस्तों। क्या लगा दी जाती है, मात्रा लगा दी जाती है। अर्थात हमने ए, ऐ
ओ और औ, इन चार स्वरों का योग किसी से भी कराया तो हमने क्रमशः क्या बनाया है, अय, आय, अव और आव बनाया है। क्या बनाया है, आव बनाया है। अर्थात हमें अय आदि प्राप्त हुए हैं, हमें अय आदि प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों, अय आदि प्राप्त हुए हैं, अय आदि प्राप्त हुए हैं। और इसीलिए इसका नाम होता है मित्रों कौन सी संधि, अयादि संधि। कौन सी संधि होती है दोस्तों, अयादि संधि। अब बात आती है क्या, अब बात आती है क्या, अयादि संधि किसे कहा जाएगा, परिभाषा क्या होगी। तो ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा बता रहा हूं। क्या कि यदि ए, आई, ओ और औ के बाद, यदि ए, आई, ओ और औ के बाद किसी भी स्वर का योग हो तो ये क्रमशः अय, आव, आय, अव और आव में बदल जाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, अयादि संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अयादि संधि कहा जाता है। अब हमें यह पता चल चुका कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं वो 5 ही क्यों बनते हैं। मूल व्याकरण में, मूल भाषा में हालांकि स्वर संधि के 7 भेद होते हैं दोस्तों। मैंने यह बात कल भी बताई थी, आज पुनः बता देता हूं। हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के हमें कितने भेद पढ़ने हैं, केवल 5। जो मूल व्याकरण की बात करते हैं, जो पररूप संधि और पूर्व रूप संधि जो संस्कृत में और चलती है, उनका यहाँ हम जिक्र नहीं करेंगे। वो मूल भाषा की संधियां हैं। मूल भाषा में तो दीर्घ संधि में री और री का योग दीर्घ री में भी होता है, जबकि हिंदी में इस प्रकार का कोई जोड़ हम नहीं पढ़ते दोस्तों। यहाँ तक की बात जानने के बाद अब मैं कहूँगा हमारे पास स्वर संधि के 5 भेदों के नाम आ चुके हैं, उनकी परिभाषाएं आ चुकी हैं। अब इस सारे समीकरण को, कल और आज के सेशन को मैं केवल एक बोर्ड के ऊपर चार्ट के रूप में लिखूंगा। उसके ठीक पहले मैं चाहता हूं दोस्तों कि एक बार इसको, बिल्कुल एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में आप हमेशा के लिए सेव कर लीजिए मित्रों। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ताकि आगे बढ़ा जा सके। अब ध्यान देना, हमने क्या आरंभ किया है, स्वर संधि के प्रकार पढ़ना। और स्वर संधि के प्रकारों में ध्यान दीजिए, हमने योग किसका किया है दोस्तों, 11 स्वरों का। किसका योग किया है, 11 स्वरों का। अब आप अपना कमेंट बॉक्स को जरा विराम दें और इनको एक बार ध्यान से समझें। यह शैली अगर समझ में आ गई दोस्तों, स्वर संधि के उदाहरण आपको बोने नजर आने लग जाएंगे। किसी भी प्रकार का आपके सामने प्रश्न रख दिया जाए, आप उसका जवाब दे पाओगे। ध्यान से समझना, भवन शब्द में अयादि संधि है मेरे मित्र। अभी मैं वहां गया ही नहीं। आप शीघ्रता कर रहे हैं, और अगर आप शीघ्रता ही चाहते हैं तो आपसे ज्यादा शीघ्रता मैं भी कर सकता हूं मित्रों, लेकिन उसका कोई परिणाम सही नहीं आएगा मित्रों। जो पढ़ रहे हो चाहे कम पढ़ लो, लेकिन जितना पढ़ो उसको इतना अच्छे से क्लियर कर लो कि उसके बाद उसमें कोई तथ्य छूटे ही नहीं। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत अलग तरीके से बता रहा हूं। स्वर संधि के जो 5 नाम होते हैं, उन 5 नामों के अनुसार उनकी जो परिभाषाएं होती हैं, वो 5 परिभाषाएं किस तरीके से बनती हैं, उनमें क्या क्या समीकरण बनेंगे, कौन कौन से सूत्र बनेंगे, उन सब की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ध्यान दीजिए, सबसे पहला, बिल्कुल यह फ्लो चार्ट जो हम बनाने वाले हैं, एक प्रकार से ये सूत्रों का जो आपके सामने मैं एक पूरा बोर्ड भरने वाला हूं, यह आपके जीवन में स्वर संधि से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान कर देगा दोस्तों। सबसे पहले हमने क्या किया था, ए और आ का योग किया था। तो मैं लिख रहा हूं, ए या आ का योग किससे किया था मित्रों, ए या आ से। और परिणाम हमें क्या प्राप्त हुआ था दोस्तों, आ प्राप्त हुआ था। इसके बाद हमने जाना था क्या, कि ई और बड़ी का योग आपस में किया, अर्थात ई या दीर्घ ई, उसके बाद लघु ई या दीर्घ ई, और इनका परिणाम क्या आया था दोस्तों, दीर्घ ई आया था। अब मेरे कई विद्वान साथी केवल और केवल कमेंट्स में ध्यान दे रहे हैं। आपको लाइव चैट का मतलब यह नहीं कि आप केवल लिखना ही अपना उद्देश्य समझिए दोस्तों। ये सारी चीजें आपके तब क्लियर होंगी जब आप लगातार, मैं ये किस प्रकार से समीकरण बना रहा हूं, कैसे ये सूत्र लिख रहा हूं, आप इनका जरा ध्यान दीजिए, इनका जरा प्रत्यक्ष स्मरण करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह चीज हमने अभी अभी पढ़ा है। कल की कक्षा में ये सब चीजें पढ़ी हैं दोस्तों। क्या सबसे पहले हमने क्या किया, ए और आ का योग किया है, ए या आ के साथ ए या आ, परिणाम क्या प्राप्त हुआ, आ। जब ई बड़ी के साथ ई बड़ी जोड़ा तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, दीर्घ ई। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, दीर्घ ई। उसके बाद मैं लिख रहा हूं, लघु ऊ या दीर्घ ऊ का योग लघु ऊ या दीर्घ ऊ से हो तो परिणाम हमेशा क्या आता है दोस्तों, दीर्घ ऊ। परिणाम क्या आता है दोस्तों, दीर्घ ऊ। और ये कौन सी संधि होती है आपके, दीर्घ संधि होती है। यह कौन सी संधि होती है दोस्तों, दीर्घ संधि होती है। यहां तक की बात हमें पता
चल चुकी थी। यहाँ तक की बात हमें पता चल चुकी थी। बिल्कुल उदाहरणों की बात अभी कर ही नहीं रहा, उदाहरणों पे तो मैं जाऊंगा, पहले एक बार ये नियम तो समझ लीजिए मेरे मित्रों। बहुत ज्यादा शीघ्रता है आपको, और शीघ्रता का हमेशा परिणाम सही नहीं होता दोस्तों। ध्यान से समझो इसको, आराम से, बहुत आराम से बता रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल सुनिए। दूसरा दूसरा जो योग है, देखो हमने क्या किया, ए आ का योग ए आ से कर लिया, ई और दीर्घ ई का योग ई दीर्घ ई से कर लिया, और अंत में क्या किया है, ऊ बड़े ऊ का योग ऊ बड़े ऊ से कर लिया। अब क्या कर रहा हूं, ए और आ को मैं जोड़ रहा हूं ई बड़ी ई से, अर्थात ए या आ उसके साथ योग हुआ है लघु ई या दीर्घ ई का, परिणाम आएगा दोस्तों ए। परिणाम क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। परिणाम क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखिए, ए और आ का योग होगा अब ऊ बड़े ऊ से, तो मैं लिखूंगा ए या आ के साथ में किसे जोड़ना हो, ऊ या दीर्घ ऊ को जोड़ेंगे, परिणाम आएगा दोस्तों ओ। परिणाम क्या आएगा, ओ आएगा। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद ध्यान देना क्या, कि ए या आ का योग हो री से, किससे हो दोस्तों, री से, तो परिणाम प्राप्त होता है कौन सा, अर। और यह होती है आपके कौन सी कौन सी संधि होती है दोस्तों, गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों, गुण संधि होती है। यहां तक की बात जानना बेहद आवश्यक है, सुनना मेरी बात। क्या, देखिए प्रथम सूत्र में हमने क्या किया है, ए और आ का योग ए आ से, ई बड़ी का योग ई बड़ी से, ऊ बड़े ऊ का योग ऊ बड़े ऊ से, अर्थात तीन सजातीय स्वरों के जोड़े बनाए हैं, तीन समान स्वरों के जोड़े बनाए हैं, और दीर्घ परिणाम हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसे नाम दे दिया दीर्घ संधि। उसके बाद में मैंने क्या किया, देखो ए और आ को ए आ से जोड़ लिया, ए आ को ई बड़ी से जोड़ लिया, ऊ बड़े ऊ से जोड़ दिया, री से जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे ए आई और ओ औ से, तो हमारा जो तीसरा नियम है वह क्या बनेगा, तीसरा नियम है वह क्या बनेगा, ए या आ का योग, ए या आ का योग ए या आई से हो, तो परिणाम आता है दोस्तों आई। परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, आई। उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद ध्यान देना, ए या आ का योग, ध्यान देना मित्रों, ए या आ का योग, ए या आ का योग यदि ओ और औ से हो, किससे हो दोस्तों, ओ और औ से हो, तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, औ प्राप्त होगा। और यह होता है कौन सी संधि में, वृद्धि संधि में। यह कौन सी संधि में होता है, वृद्धि संधि में। यहां तक एक बार जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर एक बार जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, ए और आ का योग सभी स्वरों से मैं कर चुका हूं, ए और आ का योग मैं सभी स्वरों से कर चुका हूं। देखो ए आ का योग ए आ से हो गया, ई बड़ी से हो गया, ऊ बड़े ऊ से हो गया, री से हो गया, ए आई से भी हो चुका है, और ओ औ से भी हो चुका है। अर्थात मैं एक पंक्ति में कहूं कि ए और आ का योग सभी स्वरों से, अर्थात स्वयं के साथ साथ शेष रहे स्वरों के साथ भी कर लिया है। अब बात करते हैं हम कौन सा, ई बड़ी ई का। देखो ई लघु ई और दीर्घ ई का योग भी जिस प्रकार से ए और आ का योग सभी से हुआ वैसे ही पढ़ना है। तो देखो ई दीर्घ ई स्वयं के साथ तो यहां जुड़ चुकी है दीर्घ संधि में। अब असमान के साथ जोड़ेंगे मित्रों, कौन से साथ जोड़ेंगे, असमान के साथ। तो हम बोलेंगे क्या कि ई दीर्घ ई का योग यदि अन्य असमान या असमान स्वर से हो, ई दीर्घ ई का योग असमान स्वर से होता है, तो चाहे लघु ई हो चाहे दीर्घ ई हो, स्वयं किस में बदलेगी दोस्तों, ये में बदल जाती है। स्वयं किस में बदल जाती है दोस्तों, ये में बदल जाती है। और जो भी असमान स्वर रहेगा उसकी हम क्या लगा लेंगे, मात्रा लगा लेंगे मित्रों। क्या लगा देंगे, मात्रा लगा देंगे। उसके बाद आता है किसका नंबर, आपके ऊ और दीर्घ ऊ का, ऊ या दीर्घ ऊ। देखो री और दीर्घ री, लघु री और दीर्घ री, लघु री और दीर्घ री के साथ, अर्थात ई और बड़ी ई आपस में योग करके बड़ी ई बन चुके हैं, सजातीय स्वर जुड़ चुके हैं, दीर्घ संधि हो चुका। और इन दोनों को असमान के साथ जोड़ के हमने क्या बना लिया दोस्तों, यह बना लिया। क्या बना लिया दोस्तों, यह बना लिया। अब बात आती है ऊ बड़े ऊ की। देखो ऊ और बड़ा ऊ आपस में योग करके दीर्घ ऊ बन चुका है दीर्घ संधि में, अन्य के साथ जोड़ देंगे तो मैं लिखूंगा ऊ और बड़ा ऊ असमान स्वर के साथ जुड़ते हो। किसके साथ जुड़ते हो मित्रों, असमान स्वर के साथ जुड़ते हो। तो चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, बनेगा किसमें, वे में। और जो भी आगे असमान रहेगा उसकी क्या लगा देंगे मित्रों, मात्रा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यहाँ पे मात्रा लगा देंगे। उसके बाद में अंत में बचता है आपके कौन सा, री। कौन सा बचता है, री। देखो री को री के साथ जोड़ते हैं,
री को री के साथ जोड़ते हैं दोस्तों तो दीर्घ री में बदलता है। किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ री में बदलता है। जो दीर्घ संधि संस्कृत में चलती है, हिंदी में इसका योग असमान के साथ पढ़ते हैं। केवल किसके साथ पढ़ते हैं? री का योग असमान के साथ पढ़ते हैं दोस्तों। और जब री का योग असमान स्वरों से होता है तो री का योग किस में होगा? विकार किस में होगा? रे में। और जो भी असमान स्वर होता है उसकी क्या लगा दी जाती है दोस्तों? मात्रा। और ऐसा करना कौन सी संधि में आता है? यण संधि में। कौन सी संधि में आता है दोस्तों? यण संधि में। यहां पर मैं 4 संधियों के नाम ही नहीं बल्कि इन 4 संधियों की परिभाषा तक लिख चुका हूं। यदि मेरे विद्वान साथी केवल और केवल लिखना छोड़ दें, केवल और केवल आप टाइप करना छोड़ दो मेरे दोस्तों, तो ये सारी बातें आपके जहन में हमेशा के लिए सेव हो सकती हैं, हमेशा के लिए स्थायित्व प्राप्त कर सकती हैं। मैंने क्या कहा? ए और आ का योग सभी स्वरों से हो चुका है। ई बडी का योग आपस में हो चुका और असमान के साथ यहां जोड़ लिया। इसका मतलब ई और बडी का भी योग भी सभी के साथ हो चुका। ऊ बड़ा ऊ आपस में तो यहां जुड़ गए और अन्य के साथ यहां हो चुका, अर्थात ऊ और बड़ा ऊ भी सभी के साथ जुड़ चुके हैं। उसके बाद बात आती है री की, री स्वर की। री स्वर की री री के साथ जुड़ के दीर्घ री में बदलता है। जो दीर्घ री संस्कृत में चलती है, हिंदी में बात आती है तो अन्य या असमान के साथ जोड़कर री का हमने क्या बना लिया दोस्तों? री का हमने क्या बना लिया दोस्तों? रे बना लिया। और ये सब करना कौन सी संधि में होता है? यण संधि में। अब आपके पास 4 नाम हैं, अब आपके पास 4 नाम हैं और चारों के चारों नामों के साथ इनकी परिभाषाएं भी आ गई। क्या इनकी परिभाषाएं आ गई? क्या मैं कहूं आपको दीर्घ संधि किसे कहा जाता है दोस्तों? दीर्घ संधि किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? यदि ए आ, ई बड़ी ई और ऊ बड़ा ऊ अपने समान स्वर से जुड़ते हैं तो दीर्घ में बदल जाते हैं। ऐसा करना दीर्घ संधि कहलाता है। मैं पूछूं आपसे गुण संधि किसे कहा जाएगा? तो आप कहोगे ए आ के साथ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री का योग हो तो क्रम से ए, ओ और अर में बदल जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? गुण संधि कहलाता है। मैं पूछूं आपसे वृद्धि संधि किसे कहेंगे? तो आपका जवाब होगा क्या? कि यदि ए आ के साथ ए आई और ओ औ का योग हो तो क्रम से आई और औ में बदल जाना ही दोस्तों क्या होता है? वृद्धि संधि। कौन सा होता है? वृद्धि संधि होता है। यदि आपसे पूछा जाए यण संधि किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाए यण संधि किसे कहा जाता है तो आप कहोगे क्या? ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री का योग यदि असमान स्वर के साथ होता है तो ये क्रम से ये वे तथा रे में बदल जाते हैं और जो भी असमान स्वर होता है उसकी मात्रा लगा दी जाती है दोस्तों, जिसे कहा जाता है यण संधि। यहां तक कि बिल्कुल 5वां भी लिखूंगा, अभी बोर्ड पर जगह नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अंतिम और 5वां फॉर्मूला भी आपके सामने लिख सकूं दोस्तों। यहां तक की बात समझ में आई? अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ता हूं। 4 प्रकार हो चुके हैं, 5वां और अंतिम प्रकार। देखो हम क्या कर चुके हैं दोस्तों? अब तक हमने क्या जाना है? अब तक री का जो योग सभी से हो चुका। अब 4 और बचे हैं जिनकी अभी आज आरंभ में ही हमने चर्चा की थी, आज आरंभ में ही चर्चा की थी। वह एक बार मैं 5वें रूप में लिख रहा हूं, अर्थात 5वां क्या होगा? ए प्लस कोई भी स्वर, ए प्लस कोई भी स्वर। तो ए के स्थान पर बनाना है अय, एक के स्थान पर क्या लिखना है दोस्तों? अय लिखना है। और जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी क्या आ जाएगी? मात्रा आ जाएगी। उसके बाद हमने जाना क्या? आई, और आई प्लस कोई भी स्वर, आई प्लस कोई भी स्वर। तो आई के स्थान पर क्या होगा दोस्तों? आय बनेगा। जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी मात्रा लगा दी जाएगी। उसके बाद हमने जाना क्या? ओ प्लस कोई भी स्वर, ओ प्लस कोई भी स्वर। ओ के स्थान पर क्या बनता है दोस्तों? अव बनता है। जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाएगी मित्रों? मात्रा लगा दी जाएगी। क्या लगा दी जाएगी दोस्तों? मात्रा लगा दी जाएगी। और अंत में हमने जाना क्या? औ प्लस कोई भी स्वर, औ प्लस कोई भी स्वर। और उसके बाद में हम कह सकते हैं क्या कि औ के स्थान पर दोस्तों क्या बनता है? औ के स्थान पर दोस्तों क्या बनता है? आव बनता है। और जो भी कोई स्वर रहेगा उसकी क्या लगा दी जाएगी दोस्तों? मात्रा लगा दी जाएगी। और ऐसा करना क्या कहलाता है? आपका अयादि संधि कहलाता है दोस्तों। कौन सी संधि कहलाता है? अयादि संधि कहलाता है, जिसकी चर्चा अभी अभी हमने की थी। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास निरंतर रूप से एक साथ 5 के 5 फॉर्मूले आ सके दोस्तों। यहां तक की बात आपके समझ में आई दोस्तों? एक बार थम्स अप कीजिए कि संधि हमें सरल लग रही है। एक बार आप मुझे बिल्कुल अपने आप को अभिव्यक्त करो दोस्तों। अब मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप मुझे बताएं क्या समझ में आ रहा है? तो एक बार थम्स अप कीजिए ताकि मैं अब संधियों के उदाहरणों पे आपको लेके चलूं दोस्तों। ध्यान दीजिए,
संधि के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों भेदों से हम बहुत भली भांति अवगत हो चुके हैं। अब हमारा क्या बचा है? केवल और केवल उदाहरणों का काम बचा है दोस्तों। हर संधि के हम नियम के साथ उनके उदाहरणों की चर्चा आरंभ कर रहे हैं दोस्तों। कौन सा? अब हम बात करेंगे हर एक संधि के परिभाषा और उसके उदाहरण की चर्चा हम करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिए। अब बात करता हूं मैं आगे की। क्या सबसे पहला ले रहा हूं दोस्तों, कौन सा संधि का नाम? दीर्घ संधि का नाम। एक मेरे मित्र ने यह भी पूछा था कि सर ये संधि शब्द स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है? मैं उस मित्र को बताना चाहूंगा, हम संधि बिल्कुल बिल्कुल संधि बनती है या संधि बनता है मित्रों। यदि किसी शब्द का लिंग और वचन आपको पता न हो तो किसी भी शब्द को आप वाक्य में पद के रूप में प्रयुक्त कीजिए दोस्तों। जैसे आप किसी भी शब्द को वाक्य में लिखोगे तो उसका वास्तव में लिंग और वचन क्या है पता चल जाता है दोस्तों। हम संधि बिल्कुल बिल्कुल किसी भी शब्द की संधि बनती है या संधि बनता है। संधि शब्द स्त्रीलिंग होता है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न संधि में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप अतिरिक्त ज्ञान के लिए ये चीज जानना चाहते हो तो मुझे खुशी होती है बताने में भी कि आप इस प्रकार की बातें भी जानना चाहते हैं दोस्तों। ध्यान रहे, संधि शब्द स्त्रीलिंग है और भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है? भाववाचक संज्ञा है। अब आ जाइए अपने बिंदु पे। आज हम आरंभ कर रहे हैं कौन सा? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि में क्या पढ़ाने वाला हूं सुनिए। दीर्घ संधि किसे कहा? कि यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई के साथ और ऊ बड़े ऊ के साथ, यदि ए आ के साथ ई बड़ी के साथ ऊ बड़े ऊ के साथ समान स्वर का योग हो दोस्तों, किसका योग हो? समान स्वर का योग हो तो ये कौन से में बदल जाते हैं? दीर्घ में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं दोस्तों? दीर्घ में बदल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ संधि कहते हैं। परिभाषा तो बहुत सरल हो चुकी थी पूर्व में ही, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि फिर भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, फिर भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो शब्द से परिभाषा बिल्कुल सुनिए। क्या? कि यदि ए आ ई बड़ी ई और ऊ बड़े ऊ के साथ समान स्वर का योग हो तो ये अपने दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं, इसे ही दीर्घ संधि कहा जाता है। अब बात आती है उदाहरण पे। अब आती है क्या? दीर्घ संधि के एक उदाहरण की चर्चा कर रहा हूं मेरे मित्रों, ध्यान से समझना। बहुत अच्छा शब्द लेने वाला हूं, बहुत ही अच्छा शब्द लेने वाला हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा शब्द लेने वाला हूं दोस्तों। क्या शब्द आ जाए? जैसे कवितावली। शब्द आ जाए जैसे कवितावली। खूब सारे शब्द लिख दूंगा आपके सामने, इतने सारे शब्द लिख दूंगा कि आप ये सोचोगे कि हम कौन कौन से शब्दों का विच्छेद करें। कवितावली है, कारावास है, छात्रावास है, कारागार है। बिल्कुल समझते चलो। हिमांशु, सुधांशु, रत्नावली। दोस्तों शब्द लिखा है मैंने रत्नावली, शब्द लिखा है मैंने पुरावशेष। शब्द क्या लिखा है दोस्तों? पुरावशेष। शब्द लिखना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। गीतांजलि। शब्द लिखा है मैंने रामायण। शब्द लिखा है मैंने दोस्तों कौन सा? रामायण। इस शब्द का ध्यान रखना दोस्तों। अब आप अपना दिमाग मत लगाइए, मैं सीधा सीधा आपको इन शब्दों के उदाहरण लिख रहा हूं। संधि किस तरीके से समझी जाती है अभी तो वो चीज मैंने बताई नहीं, इनका विच्छेद कैसे करना है वो चीज तो बाकी है मेरे दोस्तों। आप अभी अपना दिमाग मत दौड़ाओ, आप गलती कर बैठोगे। और यदि हमारी आदत में कोई चीज है तो उसे थोड़ा सुधारने का प्रयास करें। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप इतना दिमाग लगाइए कि मैं बिना इनका विच्छेद बताए केवल और केवल उदाहरण लिख रहा हूं, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको इन शब्दों का सभी का संधि विच्छेद पता है। फिर मैंने ध्यान देना गोला करवा दिया है दोस्तों, कौन से शब्द पे? रामायण शब्द पे। बस इसी तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, आगे बढ़ो तो सही। एक बार आप अपने लेखन को आराम दीजिए, विराम दीजिए, अपने लाइव चैट को सुनिए एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शब्द लिखा है जैसे मैंने गीतांजलि। परिभाषा की बात हम नहीं करेंगे, परिभाषा मैं पहले बता चुका हूं कि दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है। और शब्द लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, और शब्द लिख रहा हूं दोस्तों मैं। क्या? जैसे शब्द आता है क्या? कविंद्र। शब्द आता है दोस्तों जैसे महेंद्र, महेंद्र नहीं महेंद्र बोल रहा हूं। शब्द आता है जैसे फणींद्र। शब्द आता है जैसे दोस्तों फणींद्र। शब्द आता है जैसे फणीश। शब्द आता है जैसे दोस्तों गौरीश। शब्द आता है जैसे दोस्तों
नारीश्वर शब्द आता है दोस्तों, जैसे नारीश्वर शब्द आता है, जैसे कपीश शब्द आता है, जैसे दोस्तों अतीव शब्द आता है, जैसे दोस्तों भानुदय, लघु उर्मी, सिंधुर्मी, भूर्ध्व, चमुत्तम, चमूर्जा, चमुत्साह। मैं सभी शब्दों पे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। केवल और केवल आपका ध्यान होना चाहिए, केवल और केवल आपका ध्यान होना चाहिए कि ये उदाहरण किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। ध्यान से समझ लेना दोस्तों। इतना भरोसा दिला सकता हूं कि संधि के प्रश्नों में से 80% प्रश्न आपको इस बोर्ड पर से मिल जाएंगे। 20% आपको ई बुक पर, ई उत्कर्ष ऐप पर जो नोट्स हैं वहां से प्राप्त करने हैं। आपको 100% प्राप्त हो रहा है दोस्तों। केवल धैर्य बनाए रखिए, केवल धैर्य बनाए रखिए। मैंने जो जो चीजें हाईलाइट कराना चाहा है, सबसे पहले अब तक कौन सा शब्द हाईलाइट किया मैंने? कौन सा? रामायण शब्द। कौन सा रामायण शब्द हाईलाइट किया है? एक और शब्द मैं गोला करवाने वाला हूं दोस्तों, और वह शब्द मैं यहां लिख रहा हूं, और वह शब्द मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों। और वह शब्द क्या है? ध्यान देना, वह शब्द क्या है? अभयारण्य। शब्द लिख दिया है मैंने, कौन सा? अभयारण्य। एक बार मैं सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि इसका बिना कुछ बदलाव किए, बिना कुछ विच्छेद किए, केवल और केवल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे मित्रों। फिर आगे की बात करता हूं मैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका बहुत अच्छे उदाहरण आपके सामने रख चुका हूं। अब उसके बाद में मैं चर्चा करने वाला हूं महत्वपूर्ण बिंदु पे कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। ध्यान देना, ध्यान देना। इतने सारे शब्द हैं, इनमें से कोई भी शब्द आए, इनमें से कोई भी शब्द आए। अब सुनिए, सबसे पहले क्या प्रश्न पूछा कैसे जाता है दोस्तों। अब आती है अपनी वास्तविक बातें, जहां से अब आती है वास्तविक बातें जहां से हमें परीक्षा में अपने प्रश्नों का और सही विकल्प का चयन करना है। हिंदी में संधि में से केवल 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के पूछे जाते हैं? 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला प्रश्न, क्या कोई शब्द दे दिया जाता है और संधि की पहचान कराई जाती है। हमें कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, या दिया गया विकल्प में इस संधि का उदाहरण चुनिए, या दिए गए विकल्पों में जिस संधि का नाम देगा प्रश्न में, उस संधि के उदाहरणों में कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। मतलब क्या हुआ? पहला प्रकार का प्रश्न होता है वह होता है संधि की पहचान करना कि शब्द में कौन सी संधि है। यहीं से आपको बता रहा हूं कि दीर्घ संधि की पहचान क्या होगी। एक चीज। दूसरा प्रश्न जो विद्यार्थियों हमसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे विद्वान दोस्तों। क्या दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है, क्या संधि का विच्छेद पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? संधि का विच्छेद पूछा जाता है कि दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो इनमें से किसी भी प्रकार के शब्द को यदि हमें पहचानना है, अब बता रहा हूं दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है। ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, मोहनलाल जी वर्मा, मुक्तावली शब्द भी इसी का है। मुक्त प्लस अवली, मोतियों की माला, मुक्ता प्लस अवली, मोतियों की श्रृंखला कह सकते हो, मोतियों की माला कह सकते हो। अभी अभी मैं बात करूंगा, विच्छेद पे मैं गया ही नहीं, केवल मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। संधि सरल क्यों होती है और संधि हमें कठिन क्यों लगी, उसकी वजह कोई और नहीं दोस्तों, हम खुद होते हैं। हम चाहे तो सरल बना सकते हैं, हम चाहे तो इसको कठिन बना सकते हैं। आपका जवाब देने का, आपका जो तरीका था पढ़ने का, उससे मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपको संधि निश्चित रूप से कठिन लगती थी। अब मैं बता रहा हूं आप इसको सरल कैसे बनाएंगे। हमने केवल उदाहरण लिखे हैं। पहला प्रकार का प्रश्न क्या है, पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान देना, यदि कोई भी शब्द हमें पता है कि दीर्घ संधि में केवल 3 स्वरों का जिक्र किया था मैंने। कौन कौन से का? यदि ए आ से जुड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? आ बनेगा। यदि ई बड़ी ई योग करती है तो क्या बनेगी? बड़ी ई। और यदि ऊ बड़े ऊ से योग करेगा तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अर्थात आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं पहचान का, कि यदि किसी भी शब्द को आ की मात्रा से, या दीर्घ ई की मात्रा में से, और या दीर्घ ऊ की मात्रा में से हम तोड़ें,
ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को मैं पुनः लिख देता हूं। सागर राठी जी, आपने रविंद्र शब्द जो लिखा है वह मात्रा की दृष्टि से, आवृत्ति की दृष्टि से अशुद्ध है। इसीलिए तो कहता हूं मेरे मित्रों, थोड़ा धैर्य तो रखिए। आप गलत सीखने के बजाय सही सीखिए, पर आराम से सीखिए। क्या कहा मैंने? यदि किसी शब्द को आ की मात्रा से या दीर्घ ई की मात्रा से या दीर्घ ऊ की मात्रा से हम तोड़ते हैं और दोनों तरफ सजातीय स्वर बचे, ए आ के सामने ए आई हो, ई दीर्घ ई के सामने ई दीर्घ ई हो और ऊ बड़े ऊ के सामने ऊ बड़ा ऊ हो, ऐसी स्थिति जहां भी होती है दोस्तों, संधि की पहचान कर देंगे कौन सी? दीर्घ की। क्या? आ में से, दीर्घ ई में से और दीर्घ ऊ में से यदि किसी शब्द का विच्छेद होता है तो बिल्कुल दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और आ में से किसी शब्द का संधि विच्छेद करता है हम, बिल्कुल। तो ध्यान देना विद्यार्थी, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात पे आप गौर नहीं कर रहे दोस्तों। यदि आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ में से किसी शब्द को तोड़ते हो तो संधि होती है दीर्घ। अब बात आती है विच्छेद की। मैंने ये दो शब्द तो अंडरलाइन किए हैं, इनके अलावा हम किसी भी शब्द को एक उठा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया है, अब एक बार मैं पुनः मौका देता हूं, यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अब आगे की कक्षा आरंभ कर सकूं, इससे जुड़ी आगे की बात बता सकूं दोस्तों। इसीलिए तो कहता हूं आप अपना बिल्कुल लेखन को आराम दीजिए। चमू का अर्थ सेना होता है दोस्तों, विष्णु कुमार जी, चमू का अर्थ होता है सेना, चमू का अर्थ होता है दोस्तों सेना होता है, और चमू में ऊ दीर्घ आएगा मेरे मित्र। अभी मैं बात करूंगा सभी की, केवल आप आरंभ, हाँ बिल्कुल आराम से इसको देखिए। मैंने तीन शब्द ले लिए हैं, जैसे एक शब्द तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ले लेता हूं मैं, जैसे चमूर्जा ले लिया, जिससे आपको चमू शब्द का अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा और इसका विच्छेद करने का तरीका भी समझ में आएगा। एक शब्द अभी हमने जो अंडरलाइन किया था वह कौन सा था दोस्तों? अभयारण्य। कौन सा था? अभयारण्य। और एक शब्द मैं ले रहा हूं, कौन सा? रामायण। कौन सा ले रहा हूं? रामायण। अब आपको वजह भी पता चल जाएगी कि मैंने इनको गोले में बंद क्यों किया था, आपके नजरों के सामने मैंने इन्हें पुनः क्यों लिख दिया। हाँ कविता जी, आपने रविंद्र शब्द को शुद्ध लिख दिया है, बिल्कुल। अभी मेरे एक मित्र ने इसको अशुद्ध लिख दिया था मात्रा की दृष्टि से। चमूर्जा शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, चमू योग ऊर्जा। अभयारण्य शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, अभय योग अरण्य, अभय योग अरण्य। और रामायण शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, राम योग अयन, राम योग अयन। इन तीनों शब्दों को लिखने की वजह भी बताऊंगा कि मैंने ये तीन शब्द ही क्यों उठाए हैं। पहला शब्द मैंने लिया है आपको केवल उदाहरण समझाने के लिए। दूसरा जो शब्द लिया है, यहां से आपको अभयारण्य शब्द नहीं पूछता है कि अभयारण्य शब्द में संधि क्या होती है, यहां से प्रश्न क्या आता है वह बता रहा हूं दोस्तों। अभयारण्य शब्द हमें बहुत बार किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है दोस्तों, अर्थात इसमें भय को आधा लिख दिया जाता है जो वृत्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है दोस्तों। ऐसा शब्द मेरे बहुत सारे मेरे मित्रों के नजर में आया हुआ होगा, बहुत सारे मेरे मित्रों के नजर में आया हुआ होगा। क्या? अभयारण्य जो शब्द है उसमें भय को क्या लिखता है? स्वर रहित लिख देता है, और स्वर रहित लिखते ही दोस्तों इस शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। इस चीज का हमें जरा ध्यान रखना है। तो अभयारण्य जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होता है? अभय योग अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है दोस्तों जंगल, अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। और जो अभय शब्द है डर रहित, ए का मतलब नहीं, भय का मतलब डर, अर्थात ऐसा जंगल जहां डर नहीं है। रामायण शब्द को अलग लिखने की वजह बता रहा हूं दोस्तों। इस रामायण शब्द में तीन संधियों के नियम लगते हैं, रामायण शब्द में तीन संधियों के नियम लगते हैं। कौन कौन सी संधियां होती हैं? देखो, एक तो दीर्घ संधि का नियम लग रहा है, इसी रामायण शब्द का हम पढ़ेंगे आगे। क्या? रामे योग अन, अर्थात अयादि संधि के अनुसार इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों। और एक आता है कौन सा? देखिए, रामायण में अंत में वर्ण क्या आ रहा है मित्रों? णकार आ रहा है। ट वर्ग का पांचवा कौन सा आ रहा है दोस्तों? ट वर्ग का पांचवा। जबकि हमने विच्छेद में क्या लिखा है? न लिखा है। ये न का अण बनना व्यंजन संधि का एक नियम है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? व्यंजन संधि का नियम है। तीन बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रामायण जो शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है राम योग अयन, इसी का संधि विच्छेद होता है रामई योग अन, और इसी में ध्यान देना न का अण बनता है। यह हो गई कौन सी? व्यंजन संधि। यह हो गई दोस्तों कौन सी? अयादि संधि। और हमने एक जो विच्छेद किया है यह कौन सा है? दीर्घ संधि। तो इस प्रकार से भी हमें क्या करता है? बहुत बार, बिल्कुल बहुत बार हमें भ्रमित करने की कोशिश भी की जा सकती है। लेकिन रामायण शब्द में सदैव कौन सी संधि मानी जाएगी दोस्तों?
दीर्घ संधि ही मानी जाएगी, चाहे विकल्प में अयादि दे दी जाए, चाहे विकल्प में व्यंजन दे दी जाए। रामायण शब्द में सदैव क्या होती है दोस्तों? दीर्घ संधि ही होती है। रामायण शब्द में दोस्तों कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि ही होगी। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभयारण्य शब्द का जो वर्तनीगत अशुद्ध रूप है वह भी मैंने आपके सामने रखा है। अब आते हैं अपने शब्द पे। चमू योग ऊर्जा, अर्थात चमूर्जा, सेना की ऊर्जा, सेना का जोश। एक शब्द आता है जैसे अभी अभी हमने लिखा था सरयूर्मी, इसमें ध्यान देना, इसमें होता है सरयू योग ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब होता है दोस्तों लहर। उर्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लहर होता है। क्या होता है दोस्तों? लहर होता है। मेरे एक मित्र बोल रहे हैं कारागार, कारागार भी दोस्तों इसी में आएगा। कारागार शब्द भी इसी में आता है। जैसे मैं लिखूं कारागार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एक इसी से मिलता जुलता और शब्द है दोस्तों कारावास। ये दोनों ही दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। बहुत अच्छे से समझना, इसी से हम पूरा विच्छेद समझा देंगे। जैसे कारा प्लस आगार होता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कारा प्लस आगार। आगार का मतलब होता है ठहराव स्थल। आगार का मतलब होता है दोस्तों ठहराव स्थल। कारा का मतलब कठोर, ऐसी जगह जो ठहराव स्थल के रूप में कठोर मानी जाती है, अर्थात जो रहने योग्य नहीं फिर भी मजबूरी या बाध्यता की वजह से हम रहते हैं, जिसे हम जेल के पर्याय शब्द के रूप में समझते हैं। ध्यान देना मित्रों, क्या हम इस शब्द को यही रूप वापस से कैसे प्रदान करेंगे? बिल्कुल इसी रूप को वापस से कैसे प्राप्त करेंगे वह चीज बताता हूं एक शब्द में। बाकी आप सभी शब्दों में इसी प्रकार के सोपान का, बिल्कुल इसी प्रकार के सोपान का चयन करना कि चुनना कैसे है, शब्द को तोड़ना कैसे है और बनाना कैसे है। कारागार का संधि विच्छेद किया हमने, क्या? कारा प्लस आगार। मुझे चाहिए था पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण चाहिए था मित्रों। क्या होता है? पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहिए। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता? कार रे को हलन करेंगे तो रे में जुड़ा हुआ आ बाहर लिख दिया। ये मैंने क्यों किया दोस्तों? क्योंकि संधि के लिए मुझे चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण। संधि के लिए मुझे चाहिए था प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? आ, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? गार लिखा हुआ है। यह विच्छेद नहीं है दोस्तों, यह संधि विच्छेद नहीं है। यह मैंने केवल अध्ययन की सरलता हेतु प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बाहर लिखा है। पहला शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मैंने अलग लिख दिया। अब मुझे पता है नियम के अनुसार बात की जाए कि आ के बाद यदि आ का योग होता है तो इन दोनों का परिणाम होता है क्या दोस्तों? दीर्घ संधि में आ। क्या होता है दोस्तों? आ होता है। नमस्कार बिल्कुल विसर्ग संधि का अपवाद है दोस्तों। नमः प्लस कार विसर्ग संधि का अपवाद है दोस्तों। लक्ष्मण प्रसाद जी आगे बढ़ेंगे हम, आज ध्यान दीजिए। इधर क्या बचा हुआ है? का और रे हलंत। क्यों रे हलंत? इसलिए किया क्योंकि रे का स्वर हमने अलग निकाल लिया, इधर आगार में से आ को निकाल लिया। जब दो आ जुड़ रहे हैं और एक आ बन रहा है, आगे क्या लिखा हुआ है? गा रे। ध्यान देना, सबको वापस से जोड़ता हूं, वापस से जोड़ रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। का तो का होएगा, रे में यदि आ का योग करेंगे, एक हिंदी की देवनागरी लिपि सार्थक पद प्राप्त नहीं होता मोनीपाल जी, इसलिए कार प्लस आगार नहीं लिख सकते, कारा प्लस आगार होता है ये। यह तो वर्तनीगत अशुद्धियों का हमें ध्यान रखना ही होगा दोस्तों। अभी एक और उदाहरण लेके आपको बताऊंगा कि वर्तनीगत अशुद्धि और संधि का विच्छेद हमें कैसे भ्रमित करेगा। पहले इसको सुनिए। मैंने कारागार का संधि विच्छेद कर दिया, कारा प्लस आगार। फिर क्या चाहिए था मुझे? पहले पद का अंतिम वर्ण बार चाहिए था, इसलिए मैंने रे को स्वर रहित करके रे में जुड़ी हुई एक की या आ स्वर की जो मात्रा थी उसको बाहर लिख दिया। दूसरे शब्द का पहला वर्ण बाहर चाहिए था, इसलिए आ लिख दिया। अब मुझे पता है, अब मुझे ये चीज पता है और अभी अभी आप ये चीज जान चुके हो क्या, कि जब आ के साथ आ का योग होता है तो दीर्घ संधि में आ बनता है दोस्तों। क्या बनता है? आ बनता है। रामायण शब्द का संधि विच्छेद बता चुका दोस्तों। हरिपाल जी आप देरी से आए हैं, अभी अभी मैंने चर्चा की है रामायण शब्द के संधि विच्छेद की। राम योग अयन होता है और सदैव दीर्घ संधि ही मानी जाएगी। रामायण शब्द का संधि विच्छेद बता चुका हूं दोस्तों। अब कार का तो कार रहेगा, इधर गार का गार लिख दिया और दोनों आ जुड़ के आ बन गया। अब सबको जोड़ रहा हूं, क्या देखो, का तो का और रे के बाद में क्या लिखा हुआ है? आ लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि का नियम है क्या, कि यदि कोई व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो और उसके आगे स्वर हो तो इसकी मात्रा लगा के लिख दो, अर्थात रे के आगे, अर्थात रे के आगे आप मात्रा किसकी जोड़ दोगे दोस्तों? आ की। तो क्या बन जाएगा? रा। और आगे क्या लिखा हुआ है? गा और रे। कारागार से हमें पुनः क्या बना लिया? कारागार बना लिया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, ताकि मैं एक अन्य उदाहरण से आपको यह चीज और अच्छे से स्पष्ट कर सकूं।
यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, दोस्तों नए शब्द से, नए तरीके से एक नया शब्द बता रहा हूं, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना दोस्तों। जैसे शब्द आ जाए कपीस, शब्द आ गया कपीस। दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कपी योग इस, कपी योग इस, कपी योग इस, और कपी योग इस। अब बताइए दोस्तों, इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पूरा प्लस अवशेष होता है, पूरा अवशेष का संधि विच्छेद मेरे मित्रों, ये सारी चीजें। उज्ज्वल शब्द का उत प्लस ज्वल, कोहू जी आपने गलत लिखा है, तय वर्ण हलंत आएगा। उज्ज्वल शब्द में व्यंजन संधि है, तय दे का नियम पढ़ेंगे दोस्तों, अभी उनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। ध्यान देना, यहां पर कपीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 आपके सामने दिए हुए हैं। प्रश्न कैसे पूछा जाता है, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यहां पर ध्यान देना। मेरे बहुत सारे मित्रों का जवाब सही आ रहा है, बहुत सारे मित्रों का जवाब सही आ रहा है। मेरा उद्देश्य आपसे जवाब जानना नहीं था, मेरा उद्देश्य आपको ये प्रश्न का प्रकार समझाना था कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनना, यदि आपको कपी प्लस ईस मिले, कपी योग ईस मिले, कपी योग इस मिले और कपी और ईस मिले, इन सभी का अब आप एक बार लिखना बंद कीजिए दोस्तों। यहां से मैं एक नई चीज बताने वाला हूं, क्या जानना आवश्यक है, क्या जानना हमें आवश्यक है, ध्यान से समझना। यहां दीर्घ ई के बाद में योग हो रहा है लघु ई का, इस शब्द में यहां पर हो रहा है योग लघु ई के बाद दीर्घ ई का, यहां पर हो रहा है दोनों तरफ लघु ई का योग, और यहां पर है दोनों तरफ कौन सी? दीर्घ ई। ये चीज समझना, चारों शब्दों की विशेषताएं सुनो। प्रथम विकल्प में दीर्घ ई के बाद में लघु ई जुड़ रही है, दूसरे विकल्प में लघु ई के बाद दीर्घ ई जुड़ रही है, तीसरे विकल्प में दोनों तरफ लघु ई हैं, और चौथे विकल्प में दोनों तरफ दीर्घ ई हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन चारों विकल्पों का यदि बात की जाए, चारों विकल्पों को यदि हम जोड़ेंगे तो शब्द तो कपीस ही बनेगा। इन चारों विकल्पों का यदि योग करवाया जाता है, इन चारों विकल्पों की यदि संधि करवाई जाए तो सदैव इन चारों विकल्पों का जवाब केवल कपीस ही आएगा। लेकिन इस शब्द की वर्तनी देखी जाए, इस शब्द की वर्तनी देखी जाए तो विकल्प 2 सही होगा। विकल्प क्या सही होगा दोस्तों? विकल्प 2 सही होगा। अब यहां पर पेपर में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उद्देश्य आपका केवल संधि विच्छेद जानना नहीं था। इस एक प्रश्न में उसने 2 प्रश्न पूछ लिए दोस्तों, एक प्रश्न में उसने 2 प्रश्न पूछ लिए हैं। क्या कि बहुत अच्छे से समझना इस बात को, एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिए, क्या कि आपको वर्तनी शुद्धि का ध्यान है या नहीं, आपको वर्तनी शुद्धि का ध्यान है या नहीं, और आपको संधि विच्छेद भी आता है या नहीं। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे मित्र ध्यान दे जरा, हमारे हिंदी भाषा की बात करें तो कॉमन पेपर जो प्रथम प्रश्न पत्र आएगा, इसमें यहां पर मैं और आल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, और आल मेरे विद्वान साथियों की बात कर रहा हूं जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रथम प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे, जबकि पाठ्यक्रम में 9 बिंदु दिए हुए हैं। अब 9 में से 4 प्रश्न बनाएगा, इसका मतलब ऐसे प्रश्न होंगे जिसके एक सवाल में 3-3, 4-4 बिंदुओं की जानकारी ली जा सके। ये ऐसा ही प्रश्न है जिसमें आपसे एक प्रश्न में 2 टॉपिक पूछ लिए, शब्द शुद्धि का भी ज्ञान होना चाहिए और संधि का भी ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप इसका भी जरा ध्यान रखना कि कपीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? कपी योग ईस होता है। ध्यान रखना, बहुत बार आते हैं, एक तो आता है ईस का योग दोस्तों, एक आता है ईश्वर का योग। क्या आता है दोस्तों? ईश्वर का योग। एक आता है इंद्र का योग, और एक आता है दोस्तों इच्छा का योग। तो इंद्र और इच्छा में ई दीर्घ लघु होता है, और ईश और ईश्वर में ई क्या होता है? दीर्घ होता है। ये कुछ शब्दों का हमें ध्यान रखना है, ये कुछ शब्दों का हमें क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। अभी तक कुशासन का, सर कुशासन का बता दीजिए। कुशासन ये उपसर्ग का पद है दोस्तों, सभी शब्द संधि विच्छेद से नहीं तोड़े जा सकते। कुछ शब्द उपसर्ग से भी टूटते हैं, कुछ शब्द प्रत्यय के भी होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि भी होती है दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें संधि भी होगी और उपसर्ग भी होगा। हम उनकी चर्चा करेंगे जब व्यंजन संधि में उपसर्ग के नियम आएंगे, जब यण संधि में उपसर्ग जोड़ेंगे, उस समय मैं इन पे बात करने वाला हूं। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है, अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है क्या कि
दीर्घ संधि में क्या होता है, दोनों तरफ समान स्वरों का योग होगा और दीर्घ आदेश हो जाता है। दोनों तरफ समान स्वर जुड़ेंगे और दीर्घ में बदल जाती है। इस प्रकार से हमने जाना दोस्तों क्या, कि दीर्घ संधि की बात हमने की, दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरण हमने लिए, ध्यान देना दोस्तों, दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरणों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो दीर्घ संधि में हमने यह जाना है क्या, कि यदि दोनों तरफ समान स्वर हों तो सदैव दीर्घ आदेश होगा। सदैव क्या होगा, दीर्घ आदेश होगा। कमलानुज का संधि विच्छेद होगा मेरे मित्र, कमल योग अनुज। क्या होगा, कमल योग अनुज। आप केवल इन 50 उदाहरण या 5 उदाहरणों पर ही निर्भर मत हो जाना मित्रों। मैं पुनः कह देता हूं, ये उदाहरण वो हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, ये उदाहरण वे हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। इनका विच्छेद हमें पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत प्रकार के ऐसे शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं जो ज्यादातर परीक्षाओं में दोहराए जा रहे हैं, जो ज्यादातर परीक्षाओं में संधि के विकल्पों के रूप में पूछे जाते रहे हैं। इन शब्दों पे मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इससे बहुत ज्यादा उदाहरण आपको ई उत्कर्ष ऐप पर, ध्यान दीजिएगा, ई उत्कर्ष ऐप आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया है मित्रों, यदि इंस्टॉल कर लोगे तो आपको इनका पीडीएफ फॉर्मेट में सारा नोट्स मिलेगा। ई बुक आपके सामने होगी जिसमें आप अपने कंटेंट को कुछ जोड़ भी सकते हैं, वहां से अपने प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगा। बहुत सारे मेरे मित्र ध्यान देना, बहुत सारे गीतांजलि का होगा, गीत प्लस अंजलि दोस्तों। गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा गीत योग अंजलि, गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा गीत योग अंजलि मेरे मित्र। इस चीज का ध्यान रखें, अब बात करता हूं मैं आगे। दीर्घ संधि में हमने जान लिया समान स्वर जुड़ते हैं, दीर्घ में बदल जाते हैं। यह था कौन सा, दीर्घ संधि का मामला। अब आती है हमारे संधि नंबर 2। कौन सी संधि, दूसरी कौन सी आती है दोस्तों, गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, कि यदि ए आ के साथ क्या हो, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री का योग हो। ध्यान से समझना, अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूं। यदि ए आ के साथ ई दीर्घ ई, ऊ दीर्घ ऊ और री का योग हो तो ये क्रमशः ए में, ओ में तथा अर में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं दोस्तों, अर में बदल जाते हैं। ये कौन सी होती है, आपके गुण संधि होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, गुण संधि होती है। अब मैं बात करता हूं क्या, गुण संधि के उदाहरणों की। परिभाषा शब्द से यदि आपसे पूछी जाए तो मैं परिभाषा, कवितावली का कविता योग अवली होगा दोस्तों, कविता योग अवली होगा। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सुधा प्लस आयु होगा सुधायु का, सुधांशु का होगा सुधा प्लस अंशु दोस्तों। ध्यान देना, गुण संधि क्या होती है, गुण संधि की परिभाषा क्या होगी, कि यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ व री का योग हो तो क्रम से ए, ओ और अर में बदल जाते हैं, ए और अर में बदल जाते हैं। तो ध्यान देना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, गुण संधि कहा जाता है। यह चीज हमें बहुत पहले से पता थी। हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। आपके सामने मैं उदाहरण लिखने वाला हूं दोस्तों। जैसे शब्द आ जाए रमेश, शब्द आ जाए दोस्तों दिनेश, शब्द आ जाए जैसे सुरेश, शब्द आ जाता है दोस्तों जैसे महेंद्र, शब्द आता है जैसे द्वारकेश। जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप उस पर जरूर ध्यान रखना। बिल्कुल, दीप प्लस अवली होता है दोस्तों, दीपावली का संधि विच्छेद, दीपों की श्रृंखला, द्वारकेश। ध्यान देना, आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, हां। जैसे आ जाता है उत्तरोत्तर, शब्द आता है जैसे सोदाहरण, बिल्कुल शब्द आता है जैसे आपका राकेश। ये वाला शब्द भी जरा ध्यान रखना, मेरे मित्रों। बिल्कुल, शब्द लिख रहा हूं जैसे कन्वर्सी, शब्द लिख रहा हूं दोस्तों जैसे सप्तर्षि, सप्तऋषि नहीं है ये, सप्तर्षि है, सप्तर्षि। शब्द लिख रहा हूं जैसे उत्मर्ण, शब्द लिख रहा हूं जैसे दोस्तों महर्ण, शब्द लिख रहा हूं जैसे दोस्तों शीतर्तु। शब्द है कौन सा, शीतर्तु। शब्द है ग्रीष्मर्तु,
ग्रीष्म ऋतु नहीं है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु है, मृतु, ग्रीष्म ऋतु। मैं के बाद में रेवर्ण है, वो भी रेप में अर्थात आधा। उसके बाद में है दोस्तों जैसे वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझना, इनको बहुत अच्छे से समझना। ये शब्द है कुछ कौन सी संधि से, गुण संधि से। कौन सी संधि से है दोस्तों, गुण संधि से। बहुत और शब्द आते हैं, जैसे एक शब्द आता है इतरेतर, बहुत अच्छा शब्द है ये इतरेतर, इसको भी गोले में बंद कर लेना। मैं जो जो हाईलाइट कर रहा हूं उन चीजों को ध्यान में रखना है हमें, उन चीजों को ध्यान में रखना है हमें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये शब्द ध्यान रखने वाले हैं दोस्तों, ये शब्द ध्यान रखने वाले हैं। गुण संधि से यदि प्रश्न पूछा जाता है, गुण संधि से यदि प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो अधिकतर अधिकतर संभावनाएं बनती है कहां से, ए या आ के बाद में योग किसका पूछता है, वह री का पूछता है। ए या आ के साथ में योग किसका पूछता है दोस्तों, री का पूछता है, और री का योग पूछता है। और हमें पता रहता है कि योग का परिणाम सदैव क्या होगा, अर होगा। क्या होगा परिणाम, अर होगा। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी संधि, सभी शब्दों का संधि विच्छेद बना बिल्कुल बता पाना थोड़ा समय ज्यादा लगेगा दोस्तों, फिर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। एक बार आप प्रयास करिए, एक बार आप इन सभी शब्दों के संधि विच्छेद करने का खुद भी तो प्रयास कीजिए। कल मैं फिर से आपके सामने रहूंगा, यदि कोई शब्द आपके समझ में नहीं आता है, उसका विच्छेद आपसे नहीं हो पाता है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। सभी का विच्छेद नहीं बता पाएंगे, समय की सीमाएं हैं दोस्तों। इस संधि प्रकरण को ही हम इतना विस्तार नहीं देंगे कि बाकी का पाठ्यक्रम हम छू ही न पाए। इसलिए दोस्तों मैं वो चीजें ले रहा हूं जो जानना आवश्यक है। बाकी संधि क्या होती है, स्वर संधि के 5 प्रकार कैसे होते हैं, उन सब पे मैं प्रकाश डाल चुका हूं मेरे मित्रों। अब केवल उदाहरणों की बात है। ये उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप ये न कह सको कि सर आपने उदाहरणों का तो जिक्र ही नहीं किया। तो उदाहरणों में भी मैं कुछ ऐसे कंटेंट ले रहा हूं आपके सामने जो ज्यादा महत्व के हैं, जो बहुत बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब इनमें से मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं जो महत्वपूर्ण हैं, इनमें से मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे राकेश शब्द होता है, राकेश, इस राकेश का अर्थ पूछा जाता है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होता है राका योग ईस। राका का अर्थ होता है दोस्तों चांदनी रात, ईस का मतलब होता है स्वामी। क्या होता है, स्वामी। रमेश का संधि विच्छेद होता है रमा योग ईस। एक शब्द लिखा था हमने अभी, क्या, द्वारकेश। क्या लिखा था, द्वारकेश। ये कई बार वर्तनी शुद्धि में ऐसे भी दिया हुआ होता है, द्वारिकेश। क्या दिया हुआ होता है दोस्तों, द्वारिकेश। इस प्रकार के शब्द का आपको ध्यान रखना है। इसका क्या होगा, द्वारका योग ईस। क्या होगा दोस्तों, द्वारका योग ईस। तीसरा महत्वपूर्ण शब्द जो मैंने बाद में लिखा था और उसको गोले में बंद किया था, इतरेतर। यह शब्द है महत्व का, यह शब्द है बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना इसको। इतरेतर का संधि विच्छेद होता है दोस्तों इतर योग इतर। इतरेतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, इतर योग इतर। क्या है ये इतरेतर, क्या है ये इतरेतर दोस्तों, नई चीज पूछ बैठा हूं। संधि का मतलब संधि ही नहीं पढ़नी, संधि का मतलब हमें वो भी जानना है कि कहना क्या चाह रहा हूं। हर एक संधि में, हर एक प्रकार में मैं आपको नई नई चीजें बता रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल नई नई चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आपसे संधि में ऐसा कभी पूछा नहीं जाएगा कि दिए गए शब्द का अर्थ भी बताओ, जैसे द्वारका का अर्थ क्या होता है, ईस का अर्थ क्या होता है, ऐसा कभी पूछता नहीं है। ये केवल आपके पर्यायवाची या शब्दकोश को मजबूत करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि द्वारका जो स्थान था उसके स्वामी को द्वारकेश कहा गया। भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, वो चंद्रमा का पर्यायवाची है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कौन से पे, अपने नए शब्द पे आ चुका हूं मैं। कौन से पे, इतरेतर पे। कौन से शब्द पे आ चुका हूं दोस्तों, इतरेतर पे। इतरेतर जो शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो एक शब्द में नहीं, एक वाक्य के रूप में आता है। इतरेतर का मतलब होता है जो भी हैं दोनों, जो भी हैं दोनों, अर्थात यह भी और यह भी, यह भी और यह भी। जब हम समास पढ़ेंगे, जब हम समास पढ़ेंगे दोस्तों, तो समास में एक समास का नाम आता है द्वंद्व समास। कौन सा नाम आता है दोस्तों, द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास का एक प्रकार होता है, द्वंद्व समास के जो 3 भेद हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, उन 3 भेदों में एक नाम आएगा दोस्तों इतरेतर। ध्यान देना, इतरेतर, इतर प्लस इतर, यह भी और यह भी। जो काम ए करेगा वही काम बे करेगा, जो महत्व ए का है वही महत्व बे का है। अर्थात
इतर प्लस इतर, यह भी और यह भी, जो भी है वो सभी, जो भी है वो सभी, इस प्रकार के शब्द का भी आपको ध्यान रखना है। इतर योग इधर, बिल्कुल सर्व प्लस ईक्षण होता है सर्वेक्षण का संधि विच्छेद, सर्व प्लस ईक्षण होता है, कैलाश जी ध्यान देना, सर्व प्लस ईक्षण होता है। लेकिन अभी अभी मैंने कहा कि यदि गुण संधि से प्रश्न आएगा तो ए या आ के योग में दोस्तों किसका आता है, री का आता है। जो उदाहरण मैंने गोले में बंद किए हैं ये सारे के सारे ध्यान में रखने वाले उदाहरण हैं दोस्तों। ये वाले उदाहरण आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं, इनमें से हम किसी भी शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी ज्यादा महत्व के नहीं है, मैं इनको बता चुका हूं कि इनमें से क्या चीज पूछी जाती है। इस शब्द का वर्तनीगत रूप पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है ऐसा प्रश्न। राका शब्द का राक प्लस ईस कर देते हैं, ये राका प्लस ईस होता है, चांदनी रात के स्वामी अर्थात चंद्रमा। और इतरेतर शब्द का हमें ध्यान रखना है, यह समास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब बात करता हूं अपने महत्वपूर्ण बिंदु की, इसी से रिलेटेड। क्या, जैसे शब्द आ गया क्या, सप्तर्षि, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों सप्तधन ऋषि। क्या होता है दोस्तों, सप्तधन ऋषि। ये चीजें मैं बता रहा हूं, जो मुझे लगेगा कमल प्लस ईस होता है, गुण संधि का विच्छेद है। कमलेश धर्मेंद्र जी ध्यान देना, यहां पर महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं क्या, कि ए और आ के योग में जो योग हो रहा है अर, उसके मैं उदाहरण जो लिखे थे मैंने उनका विच्छेद भी साथ के साथ मैं आपको दे रहा हूं। कण्वर्सी का होता है दोस्तों कण्व प्लस ऋषि। क्या होता है दोस्तों, कण्व प्लस ऋषि होता है। जैसे आपसे पूछा गया क्या, ग्रीष्म ऋतु, क्या पूछा गया दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु, तो इसका होता है क्या, ग्रीष्म धन ऋतु होता है। हम इसको ऐसे ही तो बोलते हैं कि इस समय कौन सी ऋतु चल रही है दोस्तों, वर्षा ऋतु चल रही है। कौन सी ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु चल रही है। जबकि वर्षा ऋतु कोई शब्द नहीं, शब्द क्या है दोस्तों, वर्षा ऋतु है। शब्द क्या है दोस्तों, वर्षा ऋतु है। वर्षा प्लस ऋतु तो इसका विच्छेद है मेरे मित्रों, वर्षा योग ऋतु तो इसका क्या है, विच्छेद है। मैं इसी शब्द को पूरा तोड़ के जोड़ने वाला हूं, ध्यान से सुनना। क्या, वर्षा में प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर चाहिए तो मैं इस से को हलंत कर दूंगा तो शय में जुड़ा हुआ आ बाहर आ जाएगा। ध्यान से सुनना, वर्षा ऋतु शब्द का मैं संधि विच्छेद कर रहा हूं। क्या, वर्षा योग, महर्ण का होता है महाधन ऋण, महर्ण का संधि विच्छेद होगा दोस्तों महायोग ऋण। आ जाइए बिंदु पे ध्यान देना। क्या, वर्षा प्लस ऋतु क्या है, वर्षा में से हमें चाहिए था प्रथम पद का या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो वर्ष को जैसे ही स्वर रहित किया तो हमने क्या निकाल लिया बाहर, आ निकाल दिया। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या बचा हुआ है, री, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, तू। इसका टुकड़ा यह हो गया, इसका टुकड़ा यह हो गया। ये हमने टुकड़ा क्या है, ये संधि विच्छेद नहीं किया ये, अर्थात हमने क्या निकाला है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का या दूसरे शब्द का पहला वर्ण बाहर निकाल लिया। उत्तमर्ण का होता है उत्तम योग ऋण होता है। अब हमें पता है चाहे ए के बाद री आए, चाहे आ के बाद री आए, चाहे ए के बाद री आए, चाहे आ के बाद री आए, ध्यान देना, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, अर बनता है। कमलेश में कमला प्लस ईस भी होता है, कमल प्लस ईस भी होता है दोस्तों, विकल्प पे निर्भर करता है कि परीक्षा में दिया गया कौन सा है। आ जाइए बिंदु पर, आ जाइए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या है, वर्षा में से हमने क्या किया, आ को बाहर निकाल लिया, ऋतु का री बाहर निकाल लिया। आ के साथ री जुड़े चाहे ए के साथ री जुड़े, विकार क्या होता है दोस्तों, अर होता है। विकार क्या होता है दोस्तों, अर होता है। इधर क्या बचा पड़ा है, वर्ष से, और से हलंत है क्योंकि इसका स्वर बाहर निकाल के ए बना लिया। और इधर क्या बचा पड़ा है, तू। सबको जोड़ेंगे तो देखिए मित्रों, वे का तो वे, और से में जब ए जुड़ेगा तो से का हलंत हट जाएगा, से हलंत हट गया। ऊपर रेप का रे था और आगे देखिए ये रे वर्ण आधा है, इसको यहां से स्वर नहीं मिल रहा मित्रों, तो क्या कहां लिखेंगे, आगे वाले वर्ण के रेप में। अर्थात वर्षा ऋतु से हमें पुनः कौन सा शब्द प्राप्त हो चुका है, वर्षा ऋतु प्राप्त हो चुका है मेरे मित्रों। इस प्रकार से आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। यह बात आपके समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से समझना कि ए या आ के बाद यदि री का योग होता है तो अर बनता है, चाहे आ के बाद में री आए चाहे ए के बाद में री आए। जैसे यहां पर में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और इधर क्या है, री, तो यहां पर भी क्या बना, अर, अर्थात में ए जुड़ गया तो ए पूरा और री का रे बनता है जो रेप में लिख दिया। इस संधि की पहचान कैसे होगी दोस्तों, यह बात अब जानो
कैसे? गुण संधि की पहचान की बात की जाए तो ध्यान रखना, एक मात्रा का ए, एक मात्रा का ओ और आपको शब्द में रेप में रे लिखा हुआ दिखे, एक मात्रा का ए, एक मात्रा का ओ और रेप में रे लिखा हुआ मिले, रेप में रे लिखा हुआ मिले, तो ध्यान देना दोस्तों, वहां पर संधि कौन सी होती है? वहां पर संधि कौन सी होती है? वहां पर संधि कौन सी होती है दोस्तों? गुण संधि होती है। वहां पर कौन सी संधि होती है दोस्तों? गुण संधि होती है। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी है दोस्तों? तो इसका स्क्रीनशॉट लिया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अगली संधि के प्रकार पर। लघु उर्मी का होगा लघु प्लस उर्मी। अब हम बात करते हैं स्वर संधि का तीसरा प्रकार। दोस्तों, स्वर संधि के तीसरे प्रकार के कुछ उदाहरण लेंगे, जिसका नाम है कौन सा? वृद्धि संधि। जिसका नाम क्या है दोस्तों? वृद्धि संधि। किसे कहा जाता है वृद्धि संधि दोस्तों? यदि यदि ए या आ के साथ, यदि ए आ के साथ, यदि ए आ के साथ ए या ऐ तथा ओ या औ का योग हो, तो ए आ का योग जब ए और ऐ के साथ होता है तो ऐ बनेगा, और जब ए आ का योग ओ और औ से होता है, ओ और औ से होता है तो क्या बनेगा? औ बनेगा। यही आपके कौन सी संधि होती है दोस्तों? वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है दोस्तों? वृद्धि संधि होती है। ध्यान से सुनना, वृद्धि संधि की यदि परिभाषा पूछी जाए, केवल और केवल ये आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपसे उदाहरण हल करवा रहा हूं दोस्तों, बल्कि वास्तविकता यह होती है कि जो संधि के मैंने आरंभ में आज की कक्षा के आते ही जो 5 फॉर्मेट लिख दिए थे, पांचों संधियों के नाम के साथ, आपकी संधि तो वही पूरी हो चुकी थी। उदाहरण में ले, एक एक का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, एक और एक क्या होता है? एक योग एक होता है दोस्तों। एक एक का संधि विच्छेद क्या होता है? एक योग एक। ये वृद्धि संधि का ही उदाहरण है दोस्तों, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार पहले परिभाषा सुनिए। परिभाषा क्या कह रही है दोस्तों? कि यदि ए आ के साथ, यदि ए आ के साथ ए ऐ और ओ औ हो, यदि ए आ के साथ ए ऐ और ओ औ हो, तो क्रम से ऐ और औ में बदलना, ऐ और औ में बदलना ही क्या होता है? वृद्धि संधि होता है। क्रम से ऐ और औ में बदलना ही क्या होता है दोस्तों? क्रम से ऐ और औ में बदलना ही क्या होता है दोस्तों? वृद्धि संधि होता है। अब मैं बात करूंगा कुछ उदाहरणों की। अब मैं बात करूंगा कुछ उदाहरणों की इसके, जैसे अभी अभी आपके सामने एक शब्द आया था, कौन सा? एकैक शब्द आया था। कौन सा दोस्तों? एकैक शब्द आया था। और शब्द लिखने वाला हूं मैं, बहुत अच्छे शब्द लिखूंगा यहां पे। महेश्वरीय शब्द है दोस्तों, महेश्वरीय। यहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बातें जानने को मिलेंगी दोस्तों। बहुत अच्छे शब्द लिखने वाला हूं। शब्द है आपके सामने लोकेश्वरीय। शब्द क्या है दोस्तों? लोकेश्वरीय, बिल्कुल। शब्द है आपके सामने गंगेश्वरीय। शब्द है आपके सामने, ध्यान देना दोस्तों, प्रौद्योगिक। शब्द है आपके सामने दोस्तों मंत्रोषधि। शब्द है आपके सामने दोस्तों वनौषधि। शब्द आ जाता है जैसे वनौषध। एक और आता है ज्ञानौषधि। शब्द आ जाता है जैसे, बहुत अच्छा शब्द लिखूंगा मैं, इधर लिख देता हूं उसको, पूर्वोपनिवेशिक। पूर्वोपनिवेशिक। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इसका ध्यान देना। मैंने जितने भी ये शब्द लिखे हैं, मैंने ये जितने भी शब्द लिखे हैं दोस्तों, ये इस प्रकार के शब्द हैं कि अपने आप में संधि के साथ एक नई चीज आपको और बताने वाले हैं। ऐसे और शब्द भी आ सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं, जैसे एक आता है क्या? महोत्सुक्य। बहुत अच्छा शब्द है महोत्सुक्य। इसी प्रकार का गंगोज। शब्द आता है जलोक।
इस प्रकार से हमें ध्यान देना है। समझना समझना, यहां पर मैं क्या चीज बताने वाला हूं। एक शब्द तो हमें यह ध्यान रखना है, पूर्वोपनिवेशिक। एक शब्द हमें ध्यान रखना है, जैसे महेश्वरीय। महेश्वरीय का मतलब महेश्वरीय भी इसी प्रकार का शब्द है, लोकेश्वर भी इसी प्रकार का शब्द है, गंगेश्वरीय भी इसी प्रकार का शब्द है। एक हमें शब्द ध्यान रखना है, कौन सा? प्रौद्योगिकी। कौन सा शब्द ध्यान रखना है? प्रौद्योगिक। एक शब्द हमें ध्यान रखना है, कौन सा? महोत्सुक्य। ये क्यों बता रहा हूं? एक और आता है शब्द बहुत अच्छा सा, महोदार्य। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये चीज मैं बताऊंगा। विमलेश भैया, लंबोदर शब्द है गुण संधि का, इसमें नहीं आएगा दोस्तों। आ के बाद ऊ को जोड़ करके आपने ओ बनाया है, ये इसमें नहीं आएगा। हम वृद्धि संधि पे आ चुके हैं मेरे मित्र, जरा आगे तो बढ़ो, जरा आगे तो बढ़ो। हम वृद्धि संधि के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे की बात आरंभ कर सकूं कि मैं बताना क्या चाहता हूं दोस्तों, मैं बताना क्या चाहता हूं। ये शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं। वृद्धि संधि की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इनमें से आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिल जाता है, इनमें से आपको प्रश्न मिल जाता है। ऐसे शब्दों पे मैं चर्चा नहीं कर रहा जैसे सदैव, अतएव, तथैव, इस प्रकार के शब्दों का संधि विच्छेद हर कोई विद्यार्थी कर जाता है। मैं वो शब्द ले रहा हूं जो महत्वपूर्ण है, जो चर्चा में रहते हैं और गलत हो जाते हैं, ध्यान देना, गलत हो जाते हैं, ध्यान देना। दिग्विजय शब्द में संधि होती है व्यंजन संधि, दिक्धन विजय। अभी हम बात वहां गए नहीं दोस्तों, आप जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना मेरी बात। क्या कि ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, इनमें जिन शब्दों को मैंने चिन्हित किया है मैं उनकी बात करने वाला हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लिया दोस्तों, मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, शब्द था हमारा कौन सा? पूर्वोपनिवेशिक। शब्द था हमारा दोस्तों कौन सा? पूर्वोपनिवेशिक। ऐसे हर एक शब्द पे हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, अन्यथा एक संधि भी पूरी नहीं हो पाएगी और समय निकलता चला जाएगा। हमें पाठ्यक्रम पर नियंत्रण भी पाना है। जो चीज हमें आ चुकी उस पर हमें ज्यादा चर्चा न करके, जो हमें जरा भी नहीं आती हम उस पर बात करें तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा दोस्तों। देखिए, पूर्वोपनिवेशिक जो शब्द है दोस्तों, हमें इसमें प्रश्न क्या पूछता है? हमें प्रश्न इसमें क्या पूछता है? मूल शब्द छांटिए। पूर्वोपनिवेशिक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है मूल शब्द छांटिए। अब मैं मेरे विद्वान साथियों आपके सामने रख रहा हूं, इस पूर्वोपनिवेशिक शब्द में मूल शब्द बताइए, मूल शब्द बताइए। संधि करो, संधि विच्छेद करो, उपसर्ग छांटो, प्रत्यय छांटो, मुझे नहीं पता, आप इसका मूल शब्द बताइए। पूर्वोपनिवेशिक में मूल शब्द क्या है? कोई विकल्प नहीं रख रहा हूं, आप डायरेक्ट अपना आंसर दीजिए दोस्तों। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, तब तक मैं इधर 3 शब्द और लिख देता हूं। मूल शब्द पूछा है मैंने दोस्तों, इसका संधि विच्छेद नहीं पूछा। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूर्व के पेपर में इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है दोस्तों। निश्चिंतता शब्द दिया गया था और मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय अलग करवाए थे। इसमें कुछ एक मेरे मित्र बता रहे हैं निवेश, कुछ एक मेरे मित्र बता रहे हैं वेश, निवेश, उपनिवेश। ध्यान देना, ध्यान देना मेरे मित्रों, आप जल्दबाजी कर रहे हैं और गलत जा रहे हैं। नहीं 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 मेरे दोस्तों, अभी तक मुझे सही जवाब नहीं दिखा, अभी तक मुझे सही जवाब नहीं दिखा। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना दोस्तों। अब मैं आ जाता हूं बिंदु पे, बिल्कुल अब मैं आ जाता हूं बिंदु पे। अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई नाम, एक नाम गया, अब ये नाम है चौधरी जी है कोई, जिनका जवाब बिल्कुल सही था दोस्तों। ध्यान देना, वापस से मैं इस शब्द पे चर्चा करना आरंभ कर रहा हूं। आप लिखना बिल्कुल अपने लिखने को विराम दीजिए दोस्तों। आपका जवाब, अधिकतर विद्यार्थियों का जवाब है वह गलत है, बहुत गलत है। इसीलिए तो कह रहा हूं शीघ्रता सदैव नुकसान देती है, शीघ्रता सदैव नुकसान देती है। हम सदैव सही नहीं हो सकते, कोई भी पूर्ण नहीं होता, कोई भी हर समय नहीं जीतता। अच्छा विजेता वह होता है, अच्छा विजेता वह होता है जो सही समय का इंतजार करता है। अच्छा विद्यार्थी भी वह होता है जो धैर्य से प्रश्न को सुनता है। मेरे मित्रों, अब यदि आप लिखने को विराम देंगे तो मैं मेरा प्रश्न दोहराऊंगा। मेरा प्रश्न था, दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए, दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए दोस्तों, यह मेरा प्रश्न था। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसका मूल शब्द क्या निकालने वाला हूं, कैसे निकलेगा।
आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जा सकता है और बहुत बार ऐसा प्रश्न आता भी है। गत बार की बात करें 2015 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे दोस्तों, फिर से पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा शब्द है, इसमें एक ही शब्द में आपको तीन तीन चीज पूछ रहा है वो। इसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और संधि भी है। बताता हूं, देखिए पूर्व औपनिवेशिक का सबसे पहले बात आती है संधि विच्छेद क्या होगा, जो कि आपने सही बताया था। इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। इसका संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक होता है। अब आप जरा लिखने को विश्राम देंगे तो मैं आगे की बात करूंगा, और यदि आपको आता है तो आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि सर हमें यह चीज आती है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं अगले संधि का नाम ले सकूं। दोस्तों तो आप सीखना चाहते हैं तो जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। पूर्व औपनिवेशिक का संधि विच्छेद क्या होता है मित्रों, पूर्व प्लस औपनिवेशिक। यहां तक की बात हो गई संधि से संबंधित, यहां तक की बात तो किससे संबंधित हो गई, संधि से संबंधित हो गई। प्रश्न क्या था, दिए गए शब्द में मूल शब्द छांटिए। मूल शब्द वह होता है जिसका उससे ज्यादा और छोटा टुकड़ा नहीं होता, या रूढ़ रूप हमें प्राप्त हो जाता है, रूढ़ शब्द हमें प्राप्त हो जाता है, यानी कि जिसे और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। अब जो ये औपनिवेशिक शब्द है दोस्तों, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इसमें से प्रत्यय निकालूंगा। जैसे इसमें से प्रत्यय निकालूंगा तो मेरे पास रूप आएगा उपनिवेश, और उपनिवेश में दोस्तों जुड़ा हुआ प्रत्यय है कौन सा, इक। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उसके बाद ध्यान दीजिए हमारे पास शब्द बच चुका है कौन सा, उपनिवेश। उपनिवेश में पहले मेरे को उपसर्ग हटाना है और शब्द बचा है मेरे पास कौन सा, निवेश। शब्द क्या बच गया दोस्तों, निवेश बच चुका है। और हमें पता है कि नी भी एक उपसर्ग होता है, अर्थात नी उपसर्ग हटाने के बाद में शब्द क्या बचेगा, वेश। वेश जवाब जिस विद्यार्थी ने बताया था, जिस मेरे साथी ने बताया था, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि वो शीघ्रता नहीं करते, पूरे प्रश्न को सुन रहे हैं। इस प्रकार के शब्दों को कहा जाता है एकाधिक उपसर्ग और प्रत्यय के पद। अब आपको संधि पूछे तो ये हो गई वृद्धि संधि। यदि आपको पूछे कि दिए गए शब्द में कौन कौन से उपसर्ग आए, तो मैं उपसर्ग को गोले में बंद कर रहा हूं, मैं उपसर्ग गोले में बंद कर रहा हूं। देखो पूर्व, उप और नी, ये क्या है, तीनों के तीनों उपसर्ग हैं दोस्तों। ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, उपसर्ग हैं। यदि आपको पूछा जाए दोस्तों क्या प्रत्यय क्या होगा इसमें, तो इसमें प्रत्यय केवल और केवल इक जुड़ा हुआ है। यह क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के शब्दों का भी हमें खास ख्याल रखना होगा। क्या ख्याल रखना होगा, खास ख्याल रखना होगा। बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप इस बात को। अब समझना है महेश्वरीय क्या चीज है। देखो दोस्तों अब ध्यान दें, लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, अभी नहीं लेना, पहले इन तीनों को और दोनों को और समझिए। जिनका सही है वो धन्यवाद के पात्र हैं दोस्तों। महेश्वरीय का संधि विच्छेद होता है क्या, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। और ये जो ऐश्वर्य शब्द है यह बनता है दोस्तों ईश्वर से। किससे बनता है, ईश्वर में। ईश्वर में प्रत्यय जुड़ा हुआ है ये। ईश्वर में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तद्धित प्रत्यय का रूप है एक ये, जो विशेष प्रत्यय में मैं आपको बताऊंगा। यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है और यह प्रत्यय की वजह से ही ई के स्थान पर आई बन जाता है और रे वर्ण रेप में बदल जाता है। महा प्लस ऐश्वर्य, यह चीज हमें ध्यान रहेगी। महोदार्य का संधि विच्छेद होता है दोस्तों महा प्लस औदार्य। औदार्य शब्द बनता है दोस्तों उदार शब्द से। उदार में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। महेश्वरीय औदार्य तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन हमें यह बताना है कि ऐश्वर्य कैसे बना। ऐश्वर्य में ईश्वर शब्द है और उसमें यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। औदार्य में उदार शब्द है और यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है। एक और शब्द लिखा था मैंने, एक और शब्द लिखा था, आपको याद आ रहा हो तो क्या, महोत्सुक्य शब्द क्या लिखा था दोस्तों, महोत्सुक्य, जिसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस औत्सुक्य। जिसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, महा प्लस औत्सुक्य होगा। और इस औत्सुक्य शब्द का भी टुकड़ा होता है दोस्तों उत्सुक धन यह। उत्सुक के बाद में योग किसका हो रहा है, यह प्रत्यय का हो रहा है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे मित्रों, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे मित्रों। समय की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब एक शब्द मैं बहुत बड़ा शब्द लेने वाला हूं आपके सामने। जो हमने बहुत सारे शब्द लिए थे, कौन से, इनमें से हम किसी भी शब्द को ले सकते हैं, किसी भी शब्द को ले सकते हैं। जैसे एक ज्ञानौषधि शब्द का संधि विच्छेद और बता देता हूं आपको। एक बार मेरे मित्रों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो सकता है यदि वृद्धि संधि में से प्रश्न होगा तो मैं कह सकता हूं इन तीन के
अंदर आपको प्रश्न मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं। सच्चिदानंद में सत्य धन चित्त धन आनंद होता है मेरे मित्र। अक्टूबर 2013 हिंदी के पेपर में, जोधपुर के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सत्य चित्त प्लस आनंद होता है इसका संधि विच्छेद दोस्तों, ध्यान देना। यहां तक की बात मैं कर चुका हूं। अब बढ़ रहा हूं आगे, अब बढ़ रहा हूं आगे। क्या शब्द अभी अभी हमने पढ़ा, कौन सा शब्द था? मंत्रोषधि। शब्द कौन सा था दोस्तों? मंत्रोषधि शब्द था। अब एक शब्द मैं बता रहा हूं कि ये मंत्रोषधि कैसे बनता है, पूरा विस्तार से इसका विच्छेद। क्या मंत्र योग औषधि, मंत्र योग औषधि होगा। वही तरीका, क्या मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर चाहिए था, मुझे प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर चाहिए था, मुझे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बाहर चाहिए था। ध्यान देना, तो मैंने क्या लिखा है? मंत्र शब्द को जैसे ही हलंत करेंगे त्रय को, तो इसमें जुड़ा हुआ ए बाहर आ जाएगा। और औषधि में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों? औ, और उसके बाद में है शय और धी। अब हमें पता है कि ए या आ के बाद ओ या औ का योग हो तो इन दोनों के स्थान पर दोस्तों क्या बनता है? औ बन जाता है। क्या बन जाता है? वृद्धि संधि में औ बन जाता है। सत्य और चित्त दोनों हलंत रहेंगे, तय वर्ण दोनों में हलंत आएगा। धर्मेंद्र शर्मा जी, सत्य योग चित्त योग आनंद होगा इसका संधि विच्छेद। मैं आपके सामने लिख देता हूं, यह आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। इनमें तय दोनों के दोनों हलंत रहेंगे। ये हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि में, सहघोष की संधि और तैदय के नियम। उस समय मैं इस पे बात करने वाला हूं। अभी आप वहां न जाएं, अभी आप वहां न जाएं। जो चीज बताई जा रही है उसका ध्यान दीजिए दोस्तों। शब्द क्या है? मंत्र प्लस औषधि। अब इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है दोस्तों? मंत्र बचा हुआ है। ए और औ को जोड़ा तो क्या बना? औ, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? शय और धी। सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे दोस्तों। दंतोष्ट शब्द, बिल्कुल ध्यान देना। दंतोष्ट और अद्रोष्ट अपवाद है, बिल्कुल ध्यान से समझना। दंतोष्ट और अद्रोष्ट, प्रोढ़, प्रोढ़ा, स्वेरिणी, अक्षोहिणी, ये अपवाद है दोस्तों। अभी हम केवल मूल नियमों की बात कर रहे हैं। हमेशा कह रहा हूं और पुनः कह देता हूं, और ये मान लीजिए अंतिम बार कह रहा हूं दोस्तों, यदि इस बिंदु को बहुत अच्छे से समझना है तो आगे जाने का प्रयास न करें, अन्यथा काम की बात छूट जाएगी। एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिए। मैं केवल संधि ही नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको वो चीजें भी बता रहा हूं जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, पूछी जाने की संभावनाएं बनती हैं, और पूछी कैसे गई हैं, पूछी कैसे जा सकती हैं। हर एक बात पे मैं गौर कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, ध्यान देना। मंत्रोषधि को हमने क्या लिखा? मंत्र को त्रय हलंत कर दिया, ए और औ को जोड़ के हमने औ बना लिया। आगे सदी का सदी लिखा है, ध्यान देना। अहरनिश भी आएगा, अहर की संधि में पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान देना। मैं का तो मैं, उसके बाद में अनुस्वार। त्रय देखिए, त्रय में ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? त्रऊ बनेगा, और सदी का सदी। अर्थात हमें मंत्रोषधि प्राप्त हो चुका है मेरे मित्रों। ये कौन सी संधि का उदाहरण हमने विस्तार से लिखा है? वृद्धि संधि का लिखा है। कौन सी संधि का लिखा है दोस्तों? वृद्धि संधि का लिखा है। मैं 5 उदाहरण 10 उदाहरणों पे फोकस ज्यादा कर रहा हूं, ज्यादा जोर डाल रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि आप इस प्रकार के प्रश्न को समझें। आप जैसे हर शब्द को इस तरीके से तोड़ सकते हो, बहुत आसान है। मैं 15 शब्द बता दूंगा और ये कह दूंगा कि आप इन्हीं को रटिए, तो आप उन्हीं पर निर्भर हो जाओगे। जरूरी थोड़ी है कि 15 ही आए। यदि कंसेप्ट समझ में आ गया तो चाहे 15,000 शब्द क्यों ना आ जाए मेरे मित्रों, आप उनका जवाब दे सकते हो, आप उनका संधि विच्छेद कर सकते हो, संधि की पहचान कर सकते हो। इसलिए कहता हूं दोस्तों कि आप केवल और केवल कंसेप्ट को महत्व दीजिए। 4 उदाहरण याद कर लेने से हम विद्वान या विदुषी नहीं बन जाएंगे, हम विद्वान या विदुषी नहीं बन जाएंगे दोस्तों। मैं बता रहा हूं इस टॉपिक का मूल रहस्य जो मैंने आज की कक्षा के आरंभ में आपके सामने रखा था वो ज्यादा आवश्यक था, और उदाहरणों में जो जो उदाहरण ज्यादा महत्व के हैं मैं उन पर प्रकाश डालता जा रहा हूं, और आपको फिर से मौका दे रहा हूं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकें, हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल इनके बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे, सारी संधि के बहुत प्रकार के उदाहरण, बहुत से उदाहरण। अपवाद की बात करेंगे नियम हो जाने के बाद। एक बार पहले मूल नियम पढ़ेंगे और उसके बाद और एक बार उसके जो नियम होते हैं संपूर्ण नियम हो जाने के बाद हम बात करेंगे केवल अपवादों के नियमों पे। अपवादों पे मैं सारी बात करने वाला हूं मित्रों, आप यकीन कीजिए कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा दोस्तों, ध्यान देना। तो यह था कौन सा? वृद्धि संधि का उदाहरण। अब बात करता हूं महत्वपूर्ण सूचना जो कल के सेगमेंट में है, कल की कक्षा के लिए है। विशेषतः वे विद्यार्थी, विशेषकर वे विद्यार्थी जो एनटीपीसी, एसएससी, इंडिया लेवल की जो
ज्योग्राफी की सिलेबस की तैयारी करते हैं, चाहे जिसमें आपका एमटीएस का पेपर हो, चाहे बैंक एसएससी का पेपर हो, चाहे आपके एनटीपीसी का पेपर क्यों ना हो, या मैं कहूं ओवरऑल जो सेंटर लेवल पे एग्जाम होती है या राज्य लेवल पे एग्जाम होती हैं, जिसमें भी भूगोल विषय को समाहित किया जाता है, तो कल हमारी मैराथन कक्षाओं के दौर में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक की 9 बजे से 11 बजे तक की 2 घंटे की कक्षा भूगोल विषय पर होगी। आप उसे भी एक बार ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे से उसको समझने का प्रयास करना दोस्तों। और आपने अभी तक ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो उसे इंस्टॉल कीजिए, ताकि आपको इस संधि के बहुत सारे उदाहरण मिल सके। हजारों की संख्या में आपके सामने उदाहरण लिखे आए, उनका आप अध्ययन करेंगे, अपने आप का ऑब्जर्वेशन करेंगे। टेलीग्राम ऐप से भी आप इसका पीडीएफ प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आपको कल के दिन की पूरी समय सारणी नोटिफिकेशन में प्राप्त हो सके। कुछ एक मेरे विद्यार्थियों के कमेंट्स में जो क्वेश्चन थे, मैं उनकी बात करना चाहता हूं। प्रौद्योगिकी का एक बार बता देता हूं। प्रौद्योगिकी का संधि विच्छेद होता है दोस्तों प्र प्लस औद्योगिक, प्रयोग औद्योगिक होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रयोग औद्योगिक होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रयोग औद्योगिक होता है। जो भूगोल विषय की कक्षा थी वह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगी, प्रातः 9 से 11 बजे तक होगी मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। और आप एक बार चैनल का जो नोटिफिकेशन बार है उसमें कल के सेशन की टाइमिंग जरूर देख लें कि कौन सी कक्षा कितने बजे होती है। कुछ एक मेरे मित्र कहते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता, हम सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन और होता है, उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको सूचित भी किया जा सके और सबसे पहले आपको सूचना मिले कि नया बदलाव, नई समय सारणी, कल का जो पूरे दिन भर का टाइम टेबल रहेगा वह क्या रहेगा मेरे मित्रों। इस सारी बात के साथ प्रोड और प्रोडा पे भी हम बात करेंगे दोस्तों आने वाली कक्षाओं में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, गुड नाइट, राम राम सा। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.